आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Hello everyone, hope I'm audible. Okay, hope I'm audible to everyone of you. Okay, so mains is in a single day. I think that's confirmed news. Haji. Time, speed and distance, 4th class. Arjuna Maths Foundation batch for SSC CGL 2024, module number 3, lesson number 20. तो कितने प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे बच्चों? कुछ याद है या भूल गए? प्रश्नों की संख्या याद है कुछ? कितने सवाल किए थे हम लोगों ने? 37 हो गया था। अच्छा, 36 हो गया था। 36 हुआ था या 37 हुआ था? डिसाइड कर लो, वरना मैं दोनों का औसत निकाल के 3750 सवाल करा दूंगा अभी। ठीक है, हाँ जी, 37 हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सब लोग गौर से पढ़ना सवाल। कह रहा है कि जो स्पीड है ना, जो स्पीड है रमेश की और सुरेश की, वो 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है। शुरुआत में सुरेश प्लेस ए पर है और रमेश प्लेस बी पर है। ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। रमेश स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर। जस्ट मिनट यार, मैं ऐसा लिखे तो भेज पाए कि नहीं? ठीक है, हाँ। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 650 किलोमीटर। रमेश स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन सुरेश टू मीट ईच अदर। अगर वो मिलते हैं एट ए प्लेस एम, जहां जो ए और बी के बीच में है, तो हमें बताना है कि एम और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। एम और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो जरा गौर से देखें बच्चों। रमेश और सुरेश की स्पीड मुझे दी है ना? कितनी दी है? लिखी हुई है 30-40। सुरेश प्लेस ए पे है, रमेश प्लेस बी पे। तो हम फटाफट एक काम करते हैं, इसको जरा बनाते हैं ताकि आपको दिखे रमेश कहाँ है, सुरेश कहाँ है। ये हमारा हो गया रमेश, यहाँ मैंने लिखा रमेश, और यहाँ मैंने क्या लिखा? सुरेश। ये हो गया आपका 30 kmph। ये हमारा हो गया सुरेश, जो कि है हमारा 40 kmph। इधर और इधर। सुरेश ए स्थान पे है तो इसको हम ए बोलेंगे, और ये बी स्थान पे इसको बी बोलेंगे। इनके बीच की दूरी 650, तो यहाँ 650 बोलेंगे। रमेश अपनी जर्नी शुरू करता है 3 घंटे पहले सुरेश की तुलना में। एक दूसरे को मिलना है, एम स्थान पर मिलेंगे, जो कि ए और बी के बीच में कहीं है। एम और बी के बीच की मुझे दूरी निकालनी है। तो मान लेते हैं इनकी जो मुलाकात है वो कहीं यहाँ होती है, राइट। अब एक चीज आपको समझना है कि हम यहाँ 650 ना लिख के हम ये मान लेते हैं कि 3 घंटे सुरेश अगर चल चुका है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप कहोगे 3 घंटे में सुरेश 40 की स्पीड से, 40 इंटू 3 कितना चलेगा? 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब 120 किलोमीटर चलेगा। यस और नो? क्लियर है? तो अगर ये 40 इंटू 3 120 किलोमीटर चलेगा तो इनके बीच की दूरी क्या आप 650 रह जाएगी? जी नहीं, ये वैल्यू आपकी 650 माइनस 120 हो जाएगी, जो कि वैल्यू आपकी 530 के बराबर है। तो आप कहोगे ये वैल्यू अब इनके बीच की 530 है। अब एक बात मुझे बताओ कि आफ्टर दिस टाइम, जब t बराबर 3 का समय आ चुका है, इसके बाद क्या सुरेश और रमेश के लिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है TSD में? अच्छा, रमेश चला है बेटा? एक मिनट, मैंने सुरेश को चला दिया। हाँ, सही करो आप, रमेश चला है। तो रमेश अगर चला होगा तो ये बात चेंज हो जाएगी, तो इसको बदल देते हैं। सही कितना बनेगा आपको बताओ जरा? 30 की स्पीड से 3 घंटे में 90 चल जाएगा ये। तो 30 की स्पीड से 3 घंटे में हमारी ये जो दूरी चली जाएगी ना, ये 90 किलोमीटर होगी। 90 चली जाएगी तो 650 में मैं 90 घटाऊंगा, ठीक है। तो 90 घट के कितना आएगा? 650 में से 560 आ जाएगा, ये 560। तो ये वैल्यू हमने लिखा 560 हो गई। अभी तक कोई भी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। यस। अब मेरा प्रश्न है कि इस टाइम के बाद कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? तो आप कहोगे टाइम कांस्टेंट है, टी। जब टी कांस्टेंट होता है तो दूरी का अनुपात क्या होता है? स्पीड का अनुपात होता है। तो अगर मैं लिखूं रमेश और सुरेश की स्पीड्स का रेशियो, SRSS, स्पीड्स का रेशियो, तो आप कहोगे स्पीड रेशियो जो होगा वही डिस्टेंस रेशियो होगा। तो मैं बोल सकता हूं डी रमेश और डी सुरेश, इनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 3:4 ही होने वाला है। अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, एम और बी के बीच की दूरी क्या है? ये 3 यूनिट है। जितना रमेश बी से दूर जा चुका है वही एम और बी के बीच की दूरी है,
और ये जो टोटल 4 और 3 7 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है? ये 560 के बराबर है। इनके बीच की कुल दूरी, तो एम पॉइंट तक दोनों ने मिला के 560 किलोमीटर की दूरी कवर की है। और अगर इनकी दूरियों का अनुपात 3:4 है, तो ये 7 यूनिट ही 560 के बराबर है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 8 56, यानी ये वैल्यू 80 के बराबर आएगी। अगर ये वैल्यू हमारी 80 के बराबर आती है, यानी 80 के इक्वल आती है, तो जरा एक बात मुझे आप बताइए, यही आंसर है हमारा? जी नहीं, 3 × 80 आपका आंसर है, क्योंकि रमेश के द्वारा चली गई दूरी 3 यूनिट है। तो ये जो दूरी है एम और बी के बीच की दूरी, ये 3 × 80 बनेगी। और 3 × 80 कितना है? आप कहोगे 80 3 240, बट 240 तो कहीं आंसर में नहीं दिया है। ऑलराइट, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्या हमने कुछ गलत कैलकुलेशन करी है? डिड आई मेक सम मिस्टेक? यस। और वो क्या है बेटा? 240 के पहले भी रमेश चल चुका है। ये बात, ये पॉइंट बी नहीं है, ये पॉइंट बी से आगे है। कितना? वो जो दूरी ये शुरू में चल चुका है, और वो कितनी दूरी चल चुका है? वो दूरी चल चुका है ऑलरेडी 90। तो बी पॉइंट यहां पर था, ऑलरेडी ये 90 चल चुका था, 240 और चला, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 240 + 90, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 330। 330 कहां दिया मुझे? ऑप्शन डी। डी उत्तर मेरा 100% यहां पर सही हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही है, सभी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो ये वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट है, जब दोनों चलने लगेंगे वहां से कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इस तरह से चीजें सरलता से सॉल्व हो जाती हैं। कहीं भी तकलीफ होगी आप मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। 39वां सवाल देखिए, ए और बी ने अपनी यात्रा शुरू करी है पी से क्यू और क्यू से पी की तरफ। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी कंप्लीट करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी 6 1/8 आवर्स एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। अगर स्पीड बी की 31.5 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें बताना है कि ए की गति यानी स्पीड या चाल कितनी है ए की। तो देखो, इसको क्या करते हैं ना, क्विकली मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैच तो बेटा बेसिक वाला बैच है, फाउंडेशन है, तो फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा क्या है। आपको आता भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताऊंगा मैं तब भी। तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं पूरा मजेदार तरीके से। तो बेसिकली आपके पास एक दूरी है, लेट्स से सेट है, यहां से किसी ने चलना शुरू किया S1 की स्पीड से इधर, यहां से किसी ने चलना किया S2 की स्पीड से इधर, वो किसी इस पॉइंट पर मिले और दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, इस बात का ध्यान रखना। और ये मिल रहे हैं टी टाइम पर, मतलब शुरुआत से चलने के बाद टी टाइम के बाद ये यहां पर मिले। ऑलराइट, अब मैं इसको ना थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, लाइक इस तरीके का। तो समझना, ये यहां से यहां चल के आया है, इसका मतलब ये नहीं कर्व में चल के आया है, सीधा चल के आया है, बट बना ऐसे रहे ताकि अलग अलग दिखा पाऊं मैं आपको। और S2 क्या है? S2 हमारा यहां से यहां चल के आया ऐसे, और टी टाइम पे इनकी मुलाकात हुई। ये जब मुलाकात हुई, राइट, ये जब इनकी मुलाकात हुई, इसको आप ऐसे बना लो कि S2 हमारा चल के आया और टी टाइम के बाद मुलाकात हुई, शुरुआत से टी समय के बाद ये दोनों मिले। इस मुलाकात के बाद S2 को यहां तक पहुंचने में T2 समय लगा, इस मुलाकात के बाद। और इस मुलाकात के बाद यहां से लेके यहां तक पहुंचने में S1 को T1 समय लगा। तो पहले T1 और T2 समझ लो। ये जो मुलाकात हुई है, इन लोगों की मीटिंग हुई है M पॉइंट पर, मान लेते हैं A और B है, M पे मिलने के बाद जिसकी स्पीड S1 है उसको T1 समय लगा है B तक पहुंचने में, और M के बाद S2 वाली स्पीड वाले बंदे को T2 समय लगा है A तक पहुंचने में। क्लियर है? अब एक बात समझना, इसमें कैसे इसको हम कुछ मीनिंगफुल डिराइव कर सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, B से लेके M तक अगर देखें हम, B से M तक की दूरी BM दूरी S2 ने T समय में करी है कि नहीं पूरी? यस और नो? यस। तो क्या BM दूरी को मैं लिख सकता हूं S2 × T? यस। क्या यही दूरी S1 की स्पीड से T1 समय में चली गई है? तो क्या यही वैल्यू हमारी S1 T1 के बराबर है? यस। तो यहां से आप इस चीज को बहुत गौर से देखिए कि S2 × T हमारा S1 × T1 के बराबर है। कमिंग नेक्स्ट, मैं कहूंगा एक दूरी हमारी है MA। ये जो MA दूरी है, ये S2 वाले ने T2 समय में चला है, S2 वाले ने T2 समय में चला है। यही दूरी S1 वाले ने T समय में चली थी। तो इसको बशर्ते ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया है, S1 × T = S2 × T2। ट्रू और नॉट? यस। इन दोनों इक्वेशंस को मैं दो काम करूंगा, एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जरा देखो क्या मिलेगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा S1 S2 T स्क्वायर, राइट साइड में आएगा S1 S2 T1 T2। S1 S2 कट गया, T की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, रूट T1 T2। तो अगर मुझे T1 T2 पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूं कि शुरुआत से कितने समय बाद ये मिले। फिर तो कुछ भी निकल सकता है, फिर तो ये भी निकल सकता है कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, राइट? निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ जी। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मजेदार वाली बात क्या होगी, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो देखो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, T से T कटेगा, S2 बटा S1 यहाँ है, S1 बटा S2 यहाँ है, T1 T2 यहाँ है। अगर आप डिवाइड करके इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा S1 बटे S2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 बटा T1। समझ में आया? S1 बटे S2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 बटा T1। S1 बटे S2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ T2 बटे T1। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि T1 क्या है और T2 क्या है। और बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहां शुरू होती है, राइट? मैं कुछ और बताऊंगा जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। देखो T का फॉर्मूला तो तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, T1 T2 का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है। यहां कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि T1 ऊपर होगा या T2 ऊपर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि T1 इज द टाइम टेकन बाय S1 आफ्टर द मीटिंग टू रीच एट द एंड पॉइंट। मतलब मीटिंग के बाद S1 को दूसरे छोर तक पहुंचने में T1 समय लगता है, मीटिंग के बाद। T2 समय क्या है, S2 को मीटिंग के बाद T2 समय लगता है दूसरे छोर पर पहुंचने में। और जो स्पीड रेशियो है वो रिवर्स ऑफ टाइम रेशियो का स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो एक अभी लॉजिकल डायमेंशन भी मैं इसमें ऐड करूंगा, अभी इतना ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आगे थियरी, इधर क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए सवाल में क्या दिया कि P से Q और Q से P चल रहे हैं, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद A और B से चले हैं। तो यहां पर कह रहा है कि क्रॉस करने के बाद A और B अपनी बाकी जर्नी को इतने समय में पूरा करते हैं। तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ A बटे स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A। टाइम ऑफ B कब, मिलने के बाद B ने कितना समय लिया। तो यहाँ पर ये देखो समय B ने लिया है, A और B का रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर लिखूंगा 8, यहाँ मैं लिखूंगा 8 छंग 48, एक 49 बटे 8 लिखूंगा। ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर बटे 49, जो कि हो गया 8 बटे 7। तो SA और SB का रेशियो मैंने लिखा 8 बटे 7। जब मैंने इसको 8 बटे 7 लिखा तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि B की स्पीड जो 7 है वो 31.5 के बराबर है। तो हम इसको काटना शुरू करेंगे और हम बोलेंगे 7 चौके 28 बना, 7 पचे 35 बना 4.5। A की वैल्यू होगी फिर 8 इंटू 3.5, 8 तिरिक 24 और 4 बनेगा, ये वैल्यू बनेगी 28 यानी 28। तो आंसर मेरा हो गया 28 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं? डी कैसे आ रहा है आप लोगों का, कैसे डी लेके आ रहा हूं? 4.5 से गुणा करना है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी 4.5 से गुणा करना है। अब देखो मुझे आपको कुछ समझाना है, इसलिए मैंने ए ऑप्शन मार्क किया था, समझना इस बात को। एग्जाम में सिली मिस्टेक होती है, हाँ जी। सिली मिस्टेक्स को रोकने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत मदद करती हैं। गलती होने की बहुत संभावना है कि आपने 3.5 4.5 लिखा, 3.5 से गुणा कर दिया, TATB को उल्टा लिख दिया, राइट? तब तो गड़बड़ी होगी। TATB को उल्टा लिख दो, गड़बड़ी हो जाएगी। इसमें आपको बचा लेता हूं। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर संभव हो तो फॉर्मूला को फील से कंबाइन कर लो। फॉर्मूला प्लस फील, मौज आ जाती है इससे, फिर आप गलती नहीं करते हो। मैं आपको एक बात समझाता हूं। मिलने के बाद ए ने कम समय लिया दूसरे छोर तक पहुंचने में। फील का मतलब है मैं इस सिचुएशन को थोड़ा फीलिंग डाल रहा हूं, इसमें समझने जा रहे हैं हम इसको। मिलने के बाद अगर दूसरे छोर तक पहुंचने में ए ने कम समय लिया है, क्या इस बात से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ए की स्पीड ज्यादा है बी से? जी हाँ, क्योंकि अगर ए की स्पीड बी से कम होती तो मुलाकात इनकी कहां होती, जरा बताओ। अगर मान लिया ए की स्पीड बी से कम है, एज्यूम करो ए की स्पीड बी से कम है, तो आधे से पहले मुलाकात हो जाती। बी ज्यादा दूरी चल के आता, ए कम दूरी चलता, तो नेचुरली मिलने के बाद ए को ज्यादा समय लगता, कम नहीं लगता। अगर ए कम समय ले रहा है और बी ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब मुलाकात मिड पॉइंट के आगे हुई। तो
ए को कम दूरी चलना है, स्पीड पहले से भी ज्यादा है तो कम समय लिया इसने। तो ये बात जैसे ही क्लियर हो गई, हमें ये पता है कि मेरी ए की वैल्यू ज्यादा आनी है। अब तुम इतने भी गए गुजरे नहीं हो कि तुम ये भूल जाओ कि ये टाइम रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ये तो नहीं भूलोगे आप। ऑर्डर भले ही गड़बड़ हो जाए, ये थोड़ा ना भूल जाएंगे कि टाइम रेशियो का स्क्वायर रूट होता है, ऑर्डर में गड़बड़ी होती है। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे बढ़िया, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो भैया टाइम रेशियो निकालूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाने वाला कि कौन ऊपर कौन नीचे। मैं कहूंगा एक वैल्यू है 6 1/8 और एक वैल्यू है 8, ये टाइम रेशियो है, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, और ये स्पीड रेशियो बनेगा, ए भी छोड़ दो। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनी, 49/8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट किया 7/8 आ गई, यानी स्पीड रेशियो 7:8 है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कौन ए है कौन बी है, बताओगे? आप कहोगे ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि ए तेज है, तो हमें लॉजिक से पता है। अगर ए मिलने के बाद कम समय ले रहा है दूसरे छोर तक पहुंचने में, तो भैया ए तेज है, ए तेज है तो 8 वाला ए होगा, 7 वाला बी होगा, ठीक है। और बी की वैल्यू तुमने क्वेश्चन में फिर दे रखी है 31.5, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 4.5 गुना है, 8 × 4.5 गुना, अभी 8 चौक 32 और 4 36। ये इतनी छोटी सी बात है जो सिली मिस्टेक्स कम कराएगी और एग्जाम में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये टीएटीबी सोचने में कि प्रेशर में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं हम लोग, ऑर्डर उल्टा कर दिया, बट नाउ यू आर वेरी काम, टाइम रेशियो निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए भी क्या होगा हमको मालूम बा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला भूलना है आपको, तो याद ही रहेगा, टीबी/टी होता है। बट अब ऑर्डर की झंझट इतनी नहीं है ना, अगर दोनों का टाइम सेम गिवन हो। मनदीप अगर दोनों का टाइम सेम दिया होगा तो आप मुझे ये बता दो, आप बता दो मुझे कि दोनों की स्पीड बराबर नहीं होगी, फिर क्या निकालना होगा? तो एग्जामिनर इतना बड़ा बांकड़ बिल्लू नहीं हो सकता है कि वो कहे कि मिलने के बाद दोनों को सेम समय लग रहा है, तो बताओ उनकी स्पीड का रेशियो क्या है। You will not get such बांकड़ बिल्लू एग्जामिनर्स, they will at least give you different time values, कि कुछ तो निकालना हो, ना कुछ निकालना ही नहीं है तो क्या है फिर, तो स्पीड बराबर होंगी अगर बराबर समय लग रहा है मिलने के बाद तो, ठीक है। हाँ जी, अपने फॉर्मूले में रख दो टाइम वैल्यू सेम, अगर आप लॉजिकली नहीं भी सोचना चाहते हो रख दो सेम, स्पीड रेशियो 1:1 आ गया, क्यों कोई ऐसा सवाल पूछेगा तुमसे। चलो 40वां प्रश्न देखिए, दो ट्रेन हैं पी और क्यू, वो अपनी यात्रा शुरू करती हैं दिल्ली से कानपुर और कानपुर से दिल्ली रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कह रहा है ट्रेन पी और क्यू को 1500 मिनट और 960 मिनट रेस्पेक्टिवली लगते हैं अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने में। क्यू की स्पीड मुझे 30 दी है, हमें दूरी बतानी है क्या होगी दिल्ली और कानपुर के बीच में, दिल्ली और कानपुर के बीच में। यहां आपके दोनों फॉर्मूले जो हैं वो यूज हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कितना समय लगेगा इनको मिलने में। अगर मैं मिलने का समय निकाल लूं और दूसरे वाले की स्पीड निकाल लूं तो बात बन जाएगी। इवन तुम मिलने का समय निकाल लो तो दूसरे की स्पीड निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ T1 T2 1500 × 960, ऐसा बनेगा। अब आप कोशिश करो कि इसमें कुछ कॉमन निकालते हैं, क्या बाहर आएगा यहां से 1500 को अगर मैं 960 से गुणा करूंगा, एलसीएम वगैरह लो, एलसीएम नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई करके देखो, 15 छक्का 90, 15 9 135, 144 के आगे 4 जीरो हो जाएगा, 144 के आगे 4 जीरो हो गया तो 12 के आगे 2 जीरो बनेगा, ये बनेगा 1200 मिनट। ये समझ में आ रहा है आप? अब एक चीज गौर से सुनना, यहाँ पर आपकी ये जो रेखा है इसमें इनकी जो मुलाकात हुई है, क्यू की स्पीड मुझे दी है, क्यू को 960 मिनट इसके बाद लगता है, यहां से यहां तक 960 मिनट लगता है, ये भी दिया हुआ है। अभी तुमने क्या निकाला कि क्यू को यहां से यहां आने में 1200 मिनट लगेगा। टाइम टी का मतलब क्या, कितनी देर में मिले, तो क्यू का मुझे टोटल टाइम पता लग गया। 30 की स्पीड से क्यू 1200 और 9 2160 किलोमीटर चला, 2160 मिनट चला, सॉरी 60 से डिवाइड करेंगे, आवर्स में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से 0 काटो, 6 से बनेगा 36, 36 × 3 कितना होता है 108, ये हो गया 1080 किलोमीटर। तो ये हो गया स्पीड ऑफ क्यू और ये हो गया टाइम टेकन बाई क्यू, टोटल टाइम टेकन बाई क्यू, जो कि 1200 + 960 है। आंसर आ गया? कोई तकलीफ हुई तो यहाँ आपको स्पीड नहीं निकालना है पी का, चाहो तो आप पी का स्पीड निकाल के भी सवाल को कर सकते हो, जरूरत नहीं है अननेसेसरी एक और फॉर्मूला क्यों लगाना है भाई, टाइम टोटल पता लग गया, निकाल लेंगे 30 से। तो क्लैरिटी जरूरी है खैर यहाँ पर कि क्यू वाला टाइम 960 है, उसको मुझे टी में जोड़ना है, बट वो तो बहुत सरल है, दिख रहा है यहाँ पर क्यू वाला टाइम 960 है। 41वां प्रश्न देखिए आप, दो आदमी रमेश सुरेश एक साथ शुरू करेंगे विपरीत दिशा में, ए और बी पॉइंट से 1 बजे,
ईच ऑफ देम रन्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहा है, दूसरा दूसरे की तरफ दौड़ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर। मिलने के बाद समय दिया हुआ है, कह रहा है बताओ किस टाइम पे वो लोग मिलेंगे। अब इस सवाल का उत्तर तो मुझे लगता है सारे लोग दे सकते हो। 1 बजे दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो कितने समय के बाद मिलेंगे वो तो यहां से निकल जाएगा, उसी को 1 बजे में मुझे जोड़ देना है। 45 मिनट और 80 मिनट, ये क्या है 9 × 45 है, आप इसको लिखोगे 9 × 45, इसको मैं लिखूंगा 20 × 80 ऐसा, या ना लिखो आप इसको सीधा 80 रहने दो चलेगा। ये 400 बन जाएगा आपका, ये बनेगा √9 × 400, 20 3 60, ये टोटल वैल्यू 3600 है। आप सीधा गुणा करके भी देख सकते थे, जैसे करना कर लो। आपको टी की वैल्यू 60 मिनट मिलेगी, नहीं ये 60 मिनट बाद मिल जाएंगे। 1 PM पर इन्होंने चलना शुरू किया था, 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद मिलेंगे। द वैल्यू विल बी 2 PM। ओके, ओके, ऑलराइट। 42 में देखिए 42nd क्वेश्चन। ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। ए पॉइंट से दो लोग शुरू करेंगे जर्नी, स्पीड 80 और 112 है सेम समय पर। जब फास्टर पर्सन बी पहुंचेगा तो वो इमीडिएटली वापस आएगा और स्लोअर पर्सन को सी पर मिल जाएगा, ऑन द वे वो जा रहा होगा। ए और सी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। आप देखिएगा सवाल को, मैं समझाता हूं कैसे होगा। तो ये भैया मान लेते हैं पूरी डिस्टेंस है, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 540 है। एक की स्पीड 80 है और एक की स्पीड कितनी है 112 है, राइट। अब बहुत गौर से एक बात देखिएगा कि ये जो 112 वाला बंदा है ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा, तेज है तो पहले पहुंच जाएगा यहां पर। ये बंदा चल रहा होगा कहीं, अब ये लौटेगा यहां से, लौट के ये इस इंसान को यहां मिल जाएगा इस पॉइंट। ये जो मैंने कर्व बनाया है तो शो है कि यहां से वहां पहुंच गया, वो जा स्ट्रेट लाइन में ही रहे। तो ये दूरी जो है ये वाली बेटा, ये वाली जो दूरी मैंने बनाई है यहां पर ना, ये वाली, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, दूरी है, राइट। मैं सुना कि ज्योमेट्री है तो दूरी ज्यादा है, ज्योमेट्री नहीं है, शो लाइक दिस। अब इस केस को बहुत अच्छे से समझना है मुझे ए और सी के बीच की दूरी चाहिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर गौर से एक बात देखो, शुरू से लेके जब दोनों चले थे और जिस टाइम पर ये दोनों मिले हैं, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, तो बताएगा मुझे कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, व्हिच वेरिएबल इज कांस्टेंट। टाइम टी, डिस्टेंस मत बोलिएगा। दोनों के लिए, ए और बी के लिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, टाइम। शुरू से चले और मिले, एक साथ चले और जब मिलेंगे तो उस टाइम तक ए और बी के द्वारा लिया गया समय कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो इसको बोलते हैं मान लिया पर्सन 1 और इसको हम बोलते हैं पर्सन 2, तो डी पर्सन 1 के द्वारा चली गई दूरी जो d1 है और पर्सन 2 के द्वारा जो चली गई दूरी d2 है, चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड रेशियो में होता है, s1 रेशियो s2 बनाएगा। ये वैल्यू आपकी होगी 80 रेशियो 112, 16 × 5 = 80, 16 × 7 = 112। अब एक चीज और गौर करने की बात है, हमें रेशियो मिल गया, मुझे एक बात बताओ इसका टोटल डिस्टेंस कितना है। आप कहोगे ये मेरा यहां से यहां गया और ये यहां से यहां जाके वापस आया, आया कि नहीं आया। कुल दूरी कितनी है इन दोनों को मिला के, क्या कुल दूरी 2 × 540 है। यस, कैसे, देखो आप अगर इस पूरी दूरी को 540 देख रहे हैं तो जरा इस बात को समझना, यहां से यहां ये गया, अगर मैं टोटल दूरी काउंट करूं ये डिस्टेंस हो गई 540 की, और ये दूरी मिला लो, दोनों के द्वारा मिला के कुल चली गई दूरी किसके बराबर है 2d, 2 × 540, यूनिट में 12 है, डिस्टेंस के टर्म में कितने किलोमीटर हैं 2 × 540, ये बात ध्यान रखना। ये यहां से यहां गया, आप ऐसे देखो इतना दूरी प्लस इतना दूरी प्लस इतना दूरी दोनों के द्वारा मिला के चली गई दूरी है जो कि 2 × 540 के बराबर है। तो अब आप कहोगे यहां से मैं निकालूंगा 12 यूनिट,
12 यूनिट, और 12 यूनिट 2 × 540 के बराबर है। तो मुझे यहां से निकालना है ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच की दूरी को D1 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये दूरी, क्योंकि 1 वाला आदमी यहां से यहां आया है। तो D1 इज रिप्रेजेंटिंग द दूरी बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी। तो AC की जो वैल्यू है वो D1 है, और D1 हमारा बेटा 5 यूनिट के बराबर है। 5 यूनिट इंटू, अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूं, 12 चौके 48, 6 12 पंचे 60, 45 दूना 90, 5 × 90 कितना आया? 450 किलोमीटर। बी ऑप्शन। इस तरह के सवाल डेटा बदल बदल के, घूम घूम के मॉक्स में आते रहते हैं, तुम्हारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसका लॉजिक समझे, और लॉजिक समझोगे तो सवाल तुरंत होगा। ठीक है, सही, यस, क्लियर हो गया? बोलिए यस, कंफर्म, क्लियर। हाँ जी, ओके, ऑलराइट। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। ट्रैफिक की वजह से द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड बाई 15 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक है तो कार की स्पीड को हमने 15 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो इसको 1.5 घंटा अधिक लग गया 945 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में। आपको बताना है कि इनिशियल स्पीड कार की कितनी होगी। व्हाट इज इनिशियल स्पीड ऑफ द कार? बहुत गौर से देखिएगा। ट्रैफिक है तो हमने कार की स्पीड को 15 किलोमीटर कम किया, 1.5 घंटे ज्यादा लग गए हमको। तो देखो मामला क्या है आपका, मामला यह है कि एक डी दूरी है, और उस डी दूरी को मैं ऐसा लिख रहा हूं, उस डी दूरी को आप पहले चल रहे थे किसी स्पीड x से, अब आप उस डी दूरी को कितने से चल रहे हो? x-5 से, x-15 से, ऐसे चल रहे हो ना। तो ये 1.5 घंटे अधिक ले रही है, तो इसी का अंतर तो 1.5 घंटे होगा। हाँ जी या नहीं? यस। तो अब डी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 945 दी हुई है, तो 945 बटे x-15 हुआ, माइनस 945 बटे x हुआ, और यही वैल्यू मेरी 1.5 के बराबर है। अब मुझे इस x को सॉल्व करना है। आप यहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, x की कोई वैल्यू ऑप्शन से रख के देखोगे कविया कट पिटा रहा है कि नहीं। अक्सर ऐसे सवालों में 945 का कोई फैक्टर उत्तर हो जाता है। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें देखो, एक ही ऑप्शन है जो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, वो 105। x की वैल्यू 105 लेने पे डिवाइड हो जाएगा। जरा देखते हैं कि क्या उससे मेरा उत्तर आएगा। 105 लिया आपने, 105 पे ये वैल्यू 5 बन गई, 105 पे 100 से डिवाइड किया आपने इस वैल्यू को, तो 90, 105 से सारी 9 बन गई, 5 नहीं बनी, 9 बनी, और 100 से डिवाइड किया आपने तो कितनी वैल्यू आई आपकी? हाँ जी, 105 से 9 आई, और 100 से डिवाइड करके क्या आई? ये सॉरी, 105 माइनस 15 90 बनेगा, 90 10.5 देगा, तो वैल्यू 1.5 बन गई, 1.5 बन गई। तो हमारा आंसर कितना हो गया? सी करेक्ट हो गया। अगर आपने इसको लेट से 105 रखा, तो ये वैल्यू हमारी 90 हुई ना, तो वैल्यू हमारी आ गई 10.5 माइनस 9 इज 1.5, मैच कर गई, तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका है कि भैया हम इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, द्विघात समीकरण को सॉल्व करें। 945 में x-15 90 है। अगर आप चाहते हो कि हमें नहीं पता है ये चीज मान लिया शुरुआत से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सवाल को द्विघात समीकरण मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू 3/2 बनेगी, तो मैं लिख देता हूँ 945 बटे जो आपका x-15 है, तो अगर आप कॉमन लेंगे x-15 बनेगा, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 15 बटे, यहां पर तो आपकी x² माइनस 15x आ जाएगी। ओके, और ये वैल्यू आपकी 1.5 यानी 3/2 के बराबर होगी। 3 से ही कटेगा, 3 3 9, 315। ये वैल्यू आप करोगे तो मतलब भयानक इक्वेशन तो है ही है, आप क्या करोगे इसके लिए। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली आपकी क्या बन रही है? 30 × 315। पूरा गुणा मत करना, इतना ही लिख के छोड़ दो। अब मुझे फैक्टराइज करके यहाँ -15 लाना है। अगर मुझे -15 लाना है तो मैं कैसे फैक्टराइज करूं? इसको 3 से अगर गुणा कर दो आप, गौर से देखिएगा, और एक चीज और देखिएगा, ये माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे तो ये वैल्यू उधर आके माइनस होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 90 × 105, -90 × 105। तो अगर मैं इसको -105 दे दूं और इसको मैं +90 दे दूं, तो ये वैल्यू -15 बन जाएगी। अब यहां से फैक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? x की वैल्यू क्या हो जाती है? ये जो -105 तुम्हें दिख रहा है,
इसको एक और माइनस लगाते हैं और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ये जो 90 दिख रहा है इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। एक्स की दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, 105 प्लस में और 90 माइनस में। क्या यहाँ माइनस वैल्यू संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या यहाँ प्लस वैल्यू संभव है? बिल्कुल। आपकी वैल्यू क्या होगी? सी, 105 किलोमीटर प्रति घंटे। 105 किलोमीटर प्रति घंटे आपका उत्तर होगा, जो कि सी हमारा उत्तर 100% सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सवाल? हाँ जी, वैल्यू गेस करना थोड़ा ज्यादा सरल था इस सवाल में, था कि नहीं था? वरना आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ रही है, बचो इससे। अगला सवाल देखते हैं, इंक्लीमेंट वेदर। चलो बच्चों बताओ, इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? खराब मौसम। ठीक है, इंक्लीमेंट वेदर। एक एयरप्लेन अपनी स्पीड को 150 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करेगा तो वो डेस्टिनेशन जो 1350 किलोमीटर का है वो 1.5 घंटे लेट पहुंचेगा। आपको बताना है कि जो ड्यूरेशन है, शेड्यूल्ड ड्यूरेशन है फ्लाइट की, वो कितनी है। अब 1350 किलोमीटर में, या तो आप वैल्यू को थोड़ा गेस करने का प्रयास करें। ये डिस्टेंस है मेरी 1350 की, इसको बहुत गौर से समझिएगा। 1350 को मैं कैसे दो हिस्सों में ब्रेक करूं कि अगर स्पीड में 150 का अंतर हो तो समय में 1.5 घंटे का अंतर, कुछ ऐसा। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको 150 लिखूं तो ये 150 इंटू 9 है, एटलीस्ट 15 या 135। अगर मैं इस 150 को 150 से घटा दूं तो कहोगे आप खत्म हो जाएगी कहानी, है ना? फिर तो आप कहोगे सर बात नहीं बनेगी, क्योंकि 300 जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो हमें नहीं चाहिए। 1.5 घंटे का हमें समय में अंतर क्रिएट करना है। तो जरा सोचिए और मुझे बताइए कि किस तरह की वैल्यू को लेने से ये बात बन सकती है। क्या आप इस वैल्यू को गेस कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1350 जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, अभी आपने देखा था। यहां पर आपका x आएगा, यहाँ x माइनस 150 आएगा और ये वैल्यू फिर से 3/2 आएगी। कहानी सारी वही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ आप 3 से काटने जाएंगे जब इन वैल्यूज को, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 450 आ जाएगा। तो 450 का गुणा होकर 900 मिल जाता है आपको। ये मिलेगा 900 और यहाँ मिलेगा 150 और यहाँ मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 150 और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई फिर 1, क्योंकि ये 2 से हमने गुणा करके 950 लिख दिया उसको। अब गौर से देखिएगा मेरी बात को, फैक्टराइजेशन में जो एफर्ट आपको डालना है पूरा उसमें लग जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 150x माइनस 900 इंटू 150, इसको मैं कैसे ब्रेक करूं कि मुझे 150 मिल जाए। तो आपको दिख जाएगा कि इसको अगर मैं 450 और 300 लिखूं, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 450 और 300। ठीक, मिली 450 और 300 से यहां से मुझे क्या मिला? एक्स की वैल्यू मुझे मिली 450। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली? 450 और यहां पर वैल्यू मुझे क्या मिली? माइनस में 300। ये चलेगा नहीं, तो ये आंसर हो गया। लेकिन ये स्पीड मेरी आई ओरिजिनल स्पीड, तो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट का मतलब है ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो यह है 1350 बटे 450, 3 घंटे, ए ऑप्शन। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे आप कह रहे हो कि सर गैस शुरू में नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप फैक्टराइजेशन करो तो आप क्या कर रहे हो जरा बताओ। फैक्टराइजेशन इज ऑल्सो हिट एंड ट्रायल टू मेक 150, है कि नहीं है? सीधे देख के तो नहीं पता चल जाता है क्या होगा। फैक्टराइजेशन मेथड इज इटसेल्फ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। हाउ टू गेट 150 माइनस फ्रॉम ए गिवन प्रोडक्ट। और जरा बताओ वो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है? वो प्रोडक्ट तुम्हारा जरा देखो क्या है? 15 9 135 के आगे 3 जीरो, यहाँ क्या है आपकी वैल्यू? 150। अब जरा समझना इस बात को, 2 जीरो अगर मैं यहाँ काट दूं तो 1.5 बन जाएगा, यानी दोनों को अगर 100 से डिवाइड करो तो क्या मिला आपको? 1350 और यहाँ क्या मिला? 1.5। आप क्या कर रहे हो बेसिकली? 1350 को ऐसे फैक्टराइज कर रहे हो कि उसमें 1.5 बन जाए, 1.5 बन जाए। यही कर रहे हो ना आप अल्टीमेटली, अगर हम एक इक्वल वैल्यू से डिवाइड कर लें दोनों को। तो वही चीज यहां डायरेक्ट खोजने को मैं बोल रहा था कि या तो आप ऐसी वैल्यू खोजो जिसमें 1.5 आपको सीधा दिखे, बट यहां पर आपको देखना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन सीधे नंबर्स में नहीं देख पाएंगे तो आपको वक्त ज्यादा लगेगा। बट एक हिंट ऑप्शन से हमेशा मिल जाती है। 9 लिखना ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में कहीं 9 नहीं दिया हुआ। 9 क्यों लिखोगे? आप ऑप्शन पकड़ के चलो ना, तो आप कहोगे 3 एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसी के आसपास रहते हैं कहीं, 3 4.5 5 ऐसे दिया हुआ है, 3 लिख लो। 3 लिखने पे यहाँ 450 आएगा। फिर आप इसमें 150 कम और ज्यादा करके देखो जरा एक बार,
तो अगर मैं 150 कम और ज्यादा करूं, इसको 600 करूंगा, तो जो आपको वैल्यू 1.5 का अंतर चाहिए वो नहीं दिखेगा, क्योंकि 600 करने पे ये डिवाइड होकर मुझे 0.5 अंत में नहीं देगा। अगर मैं इसको 300 करूं तो 300 करने पे क्या मिला आपको, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4.5 मिल गया, तो 1.5 का अंतर क्रिएट हो गया। 150 कम होने पे यहाँ 1.5 बढ़ गया। ठीक है, हाँ जी। और वैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, इसका उत्तर बहुत आसान है। 150 और 1.5 को अगर आप देखोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का अंतर है, ये 100 से डिवाइडेड है। बेसिकली पता है क्या हो रहा है यहाँ, 450 इंटू 3, फिर इसी को उल्टा किया जा रहा है, सिर्फ 300 इंटू 4.5 दशमलव, मतलब अगर मैं यहाँ 300 लिख दूंगा, 3 को 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये वैल्यू 100 से डिवाइड होकर लिखी गई है, बस और कुछ नहीं है। और अक्सर सवाल इसी पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, कि टाइम और स्पीड बस चेंज होते हैं, उनका ऑर्डर बदलता है, डेटा वही होता है, बट थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये चीज समझने में। क्वाड्रेटिक का प्रोसेस भी देख लो कि क्वाड्रेटिक से कैसे हो रहा है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है। एंड देन अगेन, अगर आप वैल्यू गेस कर पाए देन इट्स गुड फॉर यू, जल्दी सवाल लग जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। अक्षय की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है चिन्मय की स्पीड से। अक्षय को 2.5 सेकंड कम लगते हैं एक 200 मीटर की दूरी कवर करने में, जबकि जितना चिन्मय को 150 मीटर कवर करने में लगता है। तो आपको चिन्मय की स्पीड बतानी है। आप मुझे बताओ, जो डेटा दिया है इसमें इक्वेशन तो बेटा बनेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस भी सेम नहीं है, अलग अलग है, कि 200 है कि 150। तो मैं लिखता हूं जरा, कि अक्षय को 2.5 सेकंड कम लगते हैं 200 मीटर चलने में। अक्षय जो है लेट अस से, और अक्षय की स्पीड चिन्मय से 20 मीटर पर सेकंड ज्यादा भी है, तो चिन्मय की स्पीड को अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स प्लस 20 बना। अब कह रहा है ये जो वैल्यू है ये 2.5 सेकंड कम है, यानी इसमें अगर मैं 2.5 सेकंड जोड़ दूं, या फिर ऐसे लिखो कि इसमें मैं 150 किलोमीटर 150 मीटर आपका जा रहा है चिन्मय, और चिन्मय एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर ही 2.5 सेकंड के बराबर है। ये वैल्यू आपकी 2.5 सेकंड के बराबर है। हाँ जी, मुझे यहां से एक्स सॉल्व करना है, तो या तो भाई ऑप्शन रख के देखो कि चिन्मय की स्पीड एक्स की वैल्यू रखेंगे, देखेंगे 2.5 कहां मैच करेगा। ठीक है, रखो रखो, चेक कर लो। आपने कहा कि 10 रख लेते हैं, छोटी सी वैल्यू है, 10 पे ये 15 आ जाएगा, और 30 पे ये 200/30 बनेगा, और 0.66 अंत में आएगा, डिफरेंस में आपका 2.5 नहीं बनेगा, 10 गलत हो गया। 20 रख लेते हैं, 20 रखेंगे 7.5 बनेगा, 40 रखेंगे 5 बनेगा, और ये अंतर ऐसा लिखना था, सॉरी, ठीक है, ऐसा लिखना था, क्योंकि अक्षय को समय कम लग रहा है, तो ये अंतर ऐसे बनेगा। खैर, 20 रखोगे तो 7.5 बना 20 रखने पे, और 40 रखने पे 5 बना, दोनों का अंतर 2.5 बन गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 30 गलत है, 30 रखने पे 5 बनेगा, और ये 4 बनेगा, अंतर 1 आएगा, तो 20 सही है। मैं छोटी छोटी वैल्यू से चेक कर रहा हूँ, 20 करेक्ट हो गया, तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। ऑप्शन चेक करना यहां ज्यादा बेहतर है देन मैं इसमें इक्वेशन बना के यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट शुडंट बी डन। ठीक है, 46वां सवाल देखिए। ए ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर और डेस्टिनेशन 4 मिनट लेट पहुंचता है। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ए रीच करता है 5 मिनट जल्दी। आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज, ए के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो यहां तो बहुत आसान है बेटा, आप कहोगे कि अगर 45 से चले तो 4 मिनट लेट हो जाएगा। तो देखो स्पीड 60, जब 45 है तो 4 मिनट लेट है, यानी 4 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, और जब ये स्पीड 60 है तो कह रहा है 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक, अब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि मेरी स्पीड का जो रेशियो है ना, अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 3 45, 15 चौके 60 बनेगा, ये स्पीड का रेशियो बनेगा। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी 4:3 होगा। अब आप कह रहे हो समय में 1 यूनिट की कमी आई, 4 से 3 हो गया, बट यहां देखो समय में 9 मिनट का अंतर आ गया, +4 से -5, तो 1 यूनिट तुम्हारा 9 मिनट के अगर बराबर हो गया, तो जरा बताओ ये वाला जो 4 यूनिट है किसके बराबर होगा। आपका 1 यूनिट 9 मिनट है, तो 4 यूनिट क्या है, 4 9 36 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 36 मिनट लिख दिया। स्पीड मेरी कितनी है बेटा, 3 है। तो एक बात बताओ मुझे, 3 का मतलब 45 की स्पीड है। सो 45 की स्पीड में कोई चीज अगर चल रही है, मान लिया 36 मिनट के लिए, तो 45 इंटू 36/60 आपकी वैल्यू बनने वाली है। और यहां से आप काटोगे तो ये वैल्यू बनेगी 3/4 इंटू 36, 4 9 36, और 9 तरीक क्या बनेगा, 27 किलोमीटर। और 27 किलोमीटर आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है, पता है सवाल और शीघ्रता से हो जाएगा अगर आप ये डेटा यूज करें, क्योंकि इस डेटा में 60 की स्पीड होगी, और 60 की स्पीड को आप गुणा कर रहे होंगे 9 इंटू 3 27 से, 9 तरीक 27। अब आपको बताइए 60 और 27 का गुणा है, एक चीज मैंने मिनट में डाली है, वो डाली है टाइम।
ये मिनट अगर इस 60 को दे दो तो 60 मिनट ही 1 घंटा होता है, तो सीधा 27 किलोमीटर आपका आंसर हो गया भाई। 60 की स्पीड से अगर आप 27 मिनट चलते हो, 60 की स्पीड, एक मजेदार ऑब्जर्वेशन देख लो, जब भी 60 की स्पीड होगी तो आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाते हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मेरी 60 की स्पीड है तो मैं 1 मिनट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाऊंगा। ये बात दिमाग में अगर बिठा लो तो आप खुद ही कहोगे कि यहां भैया मेरी 60 की स्पीड है और मैं 9 तारीख 27 मिनट चल रहा हूं, तो 60 की स्पीड से अगर मैं 27 मिनट चल रहा हूं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता हूं मैं 60 की स्पीड से, तो 27 मिनट में मैं 27 किलोमीटर चलूंगा। डेफिनेटली आपके कुछ सेकंड्स बच जाएंगे एग्जाम में, जल्दी उत्तर लगा पाओगे। सी उत्तर सही हो गया। ठीक है, यस और नो? यस से यस कि जी हाँ क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अपूर्वा कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस बाइक से, फिर कह रहा है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हो जाए तो उसको 3.5 घंटे कम लगे होते, और अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो उसको 4 घंटे अधिक लगे होते। आपको अप्रोक्सीमेट स्पीड बतानी है अपूर्वा की, क्या होती होगी। देखो इस सवाल को करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पर, पता नहीं पहले लिखा है कि नहीं, फिर से लिख देता हूं अगर नहीं लिखा होगा। तो देखिएगा क्या होता है, मान लिया किसी की स्पीड मान लेते हैं s है, और वो अपनी स्पीड को मान लेते हैं s1 से बढ़ा दे, तो यहां मैंने क्या लिखा, s प्लस s1, जो स्पीड बढ़ाई उसको s1 लिखा, ये स्पीड उसकी है, तो s प्लस s1 बटा s1 अगर आप लिखते हो, जब स्पीड कोई बढ़ाएगा तो आप बताओ टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा। मान लेते हैं इसकी वजह से t1 समय कम लगा, तो इसको t1 से गुणा करो। अब मान लेते हैं एक दूसरा केस है जिसमें यही s अपनी स्पीड को s2 से कम कर देता है, तो s माइनस s2 बटा s2 लिखिए। और जब कोई स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो मान लेते हैं t2 समय अब ज्यादा लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। मान लेते हैं यही s अपनी स्पीड को s3 से बढ़ा दे, s प्लस s3 बटे s3 करेंगे, जो चेंज इन स्पीड है वो यहां भी डालेंगे। इस केस में मान लेते हैं t3 टाइम कम लगता है, तो t3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है, ये कब एप्लीकेबल होता है? जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, राइट? डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इस फॉर्मूले में जो भी चीजें नहीं दी हैं वो निकाल लेंगे। हाउ में मत जाइए अक्षय, हर चीज का प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है। किसी प्रूफ में जब भी वैल्यू होगी तो मैं वो आपको करके दिखाऊंगा, जैसे पिछला सवाल वो टी बराबर रूट टी ए टी बी, क्योंकि वहां मुझे आपको वो स्पीड रिलेशन भी डेवलप करवाना था, तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। हर प्रूफ में आपको नहीं जाना है, ठीक है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, जहां वैल्यू होगी मैं खुद ही करा दूंगा। अब देखिएगा इस चीज को बहुत गौर से, बहुत गौर से देखिएगा। ये एस क्या है? उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है। S1 मैंने क्या लिखा है? इंक्रीज इन स्पीड। T1 क्या है? डिक्रीज इन टाइम, स्पीड बढ़ने से टाइम में कितनी कमी आई, राइट? सिमिलरली S2 क्या है? डिक्रीज इन स्पीड। जब स्पीड गिराओगे तो यहां पर S में S2 घटाया है मैंने, तो ये न्यू स्पीड हो गई ना आपकी, S माइनस S2, डिक्रीज इन स्पीड। और जो हमारा T2 है वो यह है कि इस स्पीड में कमी करने से समय में कितना बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज इन स्पीड। इस फॉर्मूले का मैं आपको एप्लीकेशन यहां से दिखाता हूं, यहां जाओ, ये सवाल है आपका। तो अपूर्वा की जो भी स्पीड है उसको हम s मान लेते हैं। उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया, तो यहाँ 5 लिखा मैंने, नीचे भी 5 लिखा। उसको 3.5 घंटे कम लगते, तो यहाँ मैंने 3.5 घंटे लिख दिया, बराबर। उसने अगर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर से रिड्यूस किया होता तो s माइनस 3 लिखते, यहाँ भी 3 लिखते। उसको 4 घंटे ज्यादा लगे होते, यहाँ 4 लिखते। आपको अपूर्वा की अप्रोक्सीमेट स्पीड निकालनी है। यहाँ लीनियर इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, बस अरेंज करना है और सॉल्व करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 आया दशमलव में, तो मैं बेसिकली इस 0.7 को 7/10 लिखूंगा, तो s प्लस 5 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 7/10, बराबर आपको मिल रहा है 4/3 इंटू s माइनस 3। 3 इधर ले आते हैं तो 21 बनेगा, तो ये बनेगा 21s प्लस 21 पंचे 105, बराबर 10 चौके 40, s माइनस 40 3 120। 40 माइनस 21 कितना होगा? 19s इज इक्वल टू 225। यहां से s की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगी 225/19। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से करना 19 मिलेगा, 3 22 होता है, 19 से करना 19 होता है, 19 16 35 होता है, और 19 अट्ठे कितना होता है? 152 होता है। तो 11.8 kmph आपकी वैल्यू लगभग आ गई, जो कि डी आंसर है।
आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। 11.8 देख के आप डी लगा सकते हो। एग्जाम में भी कभी भी दशमलव के 2 अंकों तक सवालों को नहीं लगाना होता है, ज्यादा से ज्यादा दशमलव के 1 अंक तक काफी होता है। तो 47वां का डी आपका उत्तर सही हो गया। 48वां प्रश्न देखेंगे। अरुण एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, दूरी कवर करता है एक सर्टेन स्पीड से। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले तो उसे 20 मिनट कम लगेंगे। अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो चले तो उसको 10 मिनट अधिक लगेंगे। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना होगा। दूरी हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, दूरी कैलकुलेट करनी। अब ये सवाल उसी पे बेस्ड है, स्पीड तो निकल जाएगी, आप बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे। आप जरा इस सवाल को ट्राई करो, टेक 60 सेकेंड टाइम, देखिए आप कैसे करते हो उसको। ओके, लेट मी चेक आउट हाउ विल यू सॉल्व इट। You are welcome. इजी सवाल है ना। ला 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 ला, इजी है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है सुन के। तुम लोग बोल रहे हो इजी है, कैसे किया आपने? सेम मेथड से आपने क्या किया, स्पीड निकाल ली, और स्पीड निकालने के बाद जो टाइम का डेटा दिया है उस टाइम के डेटा को आपने यूज कर लिया होगा, और टाइम के डेटा को यूज करके फिर आपने डिस्टेंस निकाल लिया होगा। सेम किया है, कुछ और किया है? ऑलराइट, प्लीज कंफर्म करें। बस एक मिनट बता देना। हाँ जी, ठीक है। सो देखिए बेटा, आपने लगाया होगा यहां पर s इंटू एस प्लस 3 बटे, नहीं, s इंटू एस प्लस 3 कहां से आ गया, एस प्लस 3 बटे 3 इंटू 20 इज इक्वल टू s माइनस 1 अपॉन 10 इंटू s माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 10। अच्छा, अब ये मत सोचना कि मैंने इसको 20 और 10 क्यों रखा। कोई सोच रहा है कि 20 और 10 क्यों रखा? मन में ऐसा आ रहा है तो बोलो बोलो। क्योंकि यूनिट सेम है, कटना ही है। आप आर आर रख दो, मिनट मिनट रख दो, सेकंड सेकंड रख दो, बस सेम यूनिट होनी चाहिए। इसको आर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। हाँ जी, हेलो, ये अल्बर्ट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Yeah, Albert, I'm in a class right now, plus class. So I'll call you after the class. Okay. 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 Thank you. Thank you. ठीक है, तो ये हो गया 10 और 20 काटो जरा, 10 दूना 20 बनेगा, 3 इधर जाएगा, 3s माइनस 3 इज इक्वल टू 2s प्लस 6। s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। स्पीड 9 निकल गई, ओरिजिनल स्पीड। अब जब ओरिजिनल स्पीड मेरी सॉल्व हो गई तो मेरे को ये बताओ कि 9 की स्पीड पे मुझे कुछ टाइम लग रहा था, स्पीड 3 से बढ़ गई 12 हो गई, तो स्पीड मेरी 3 त्रिका 9 3 चौके 12 हो गई।
टाइम का क्या हुआ, 4 से 3 हो गया टाइम मेरा, टाइम में 1 यूनिट की कमी आई, और वो 1 यूनिट की कमी 20 और 10 30 मिनट के बराबर है, क्योंकि यहां तुम 20 मिनट कम ले रहे थे और यहां तुम 10 मिनट ज्यादा ले रहे हो। यस और नो? 30 मिनट हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर 30 के बराबर हुई तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहां 4 यूनिट किसके बराबर है? 4 इंटू 30 120 मिनट यानी 2 घंटे। यस और नो? बोलो। क्लियर? एस की वैल्यू मेरी 9 निकल के आई, 3 किलोमीटर मैंने बढ़ाया तो 9 से 12 हुआ और 20 मिनट ही कम हुआ। नहीं, ये गलत लिखा मैंने, सॉरी, ये दूसरा केस था, बस यहीं पर 20 मिनट कम है तो ये वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, 20 मिनट्स के बराबर है एक्चुअली, 1 यूनिट की कमी 20 मिनट के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ठीक है, अब 20 दिया क्या हो गया, 60 हो गया, तो ये 60 मिनट हो गया, 20 इंटू 3 60 मिनट यानी 1 घंटे, 12 की स्पीड से 1 घंटे यानी डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आपकी दूरी कहां पर दी हुई है, ऑप्शन डी, तो डी हमारा 12 किलोमीटर सही होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है तो बोलिए यस। यस इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं बेटा और देखते हैं। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है रोज एक सर्टेन स्पीड से। एक दिन वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे तेज गया और 10 मिनट पहले पहुंच गया। अगले दिन वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो गया और 15 मिनट लेट पहुंचा। डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस निकालना है। सेम प्रोसेस, जरा कैलकुलेट करके बताएं। हाँ जी, सेम प्रोसेस है, होम टू ऑफिस डेली विद सर्टेन स्पीड। करिए, समय दे रहा हूं आपको मैं, चलिए करिए प्लीज सब। क्लियर? जरा बताएं इस प्रश्न का उत्तर मुझे। फिर से वही करना है आपको, s इंटू एस प्लस 12, एस इंटू एस प्लस 12 क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार एस प्लस 12 बटे 12, हाँ जी, एस प्लस 12 बटे 12 इंटू 10 बराबर एस माइनस 9 बटे 9 इंटू 15। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 3 दूनी 6। इतना कुछ करने के बाद आप कहोगे एस प्लस 12 की वैल्यू 2s माइनस 18 के बराबर है। एस की वैल्यू क्या है, 18 12 30। एस आपका 30 आ गया। अब आप दूसरे केस में जाओ कि ये 30 है, 30 से ये वैल्यू मेरी 42 हुई, समय 10 मिनट कम लगा। 30 42 मतलब क्या हुआ, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, तो ये 7:5 बनेगा। आप कहोगे 2 यूनिट की कमी आई और ये 2 यूनिट की कमी ही 10 मिनट के बराबर है। हाँ जी, 2 यूनिट की कमी अगर 10 मिनट के बराबर है तो 7 यूनिट समय जो लग रहा है, ये टाइम है, ये स्पीड है। तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हमारा 5 के बराबर हुआ, तो 7 यूनिट हमारा 35 मिनट के बराबर हो गया। अब 30 की स्पीड से 35 मिनट यानी 35 बटे 60, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम। डिवाइड करेंगे अगर तो 30 दूना 60 बनेगा, 35 बटे 2 कितना हो गया, 17.5, और 17.5 हमारा कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए, 17.5 किलोमीटर, ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ है तो बता दो, होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। ए 8 घंटे अधिक लेता है, मोर देन टाइम टेकन बाय बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। अगर ए अपनी स्पीड को दुगना करे तो वो 3 घंटे अधिक लेगा बी से टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो मुझे बताना है कि जो स्पीड है बी की वो कितनी है, बी की गति निकालनी है। तो ये सवाल पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसेस से डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि सवाल को हम स्मार्टली किस प्रकार से कर सकते हैं।
तो देखो 160 किलोमीटर की दूरी है, इसको ए कवर करे तो ए को 8 घंटे ज्यादा लगेंगे बी की तुलना में, ठीक है। तो 160 बटे ए लिखा मैंने यहाँ, माइनस 160 बटे बी लिखा, और मैंने कहा ये वैल्यू 8 घंटे के बराबर है, इक्वेशन में 8 के बराबर हो गया। ए अगर अपनी स्पीड को दुगना कर देता है तो वो 3 घंटे ज्यादा लेता है बी से, ठीक है, 3 घंटे ज्यादा लेगा बी से। स्पीड को दुगना कर रहा है तो ही टेक्स, एक मिनट, ठीक है, तो 160 की स्पीड बेटा दुगना हो गई, यहाँ पर ए की स्पीड दुगना हो गई, और अब ये 3 घंटे लेता है तो ये वैल्यू 3 के बराबर हो गई। हाँ जी, मुझे इसको सॉल्व कर लेना है, मुझे बी की स्पीड चाहिए। आप कहोगे अगर आपको बी की स्पीड चाहिए तो एक काम करें, 160 बटे 2a है, इसको 2 से गुणा कर लो। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर लूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो ये 160 बटे a है, जब 2 से गुणा हो जाएगा तो ये फिर से 160 बटे a हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो 160 बटे b है माइनस में, ये माइनस आपका प्लस बनेगा, 2 से गुणा होकर ये वैल्यू हो जाएगी 320 बटा b, और ये 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। यहां से 160 बटे b तुम्हारा 2 के बराबर हो गया, b की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या है? Obviously you know that I must not have liked this method for sure, because this method of solving question doesn't involve any feeling, does it? It's like a standard equation, बनाया कर लिया। आप थोड़ा सोचने के व्यक्ति अगर आप हो तो मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, मजेदार बातें करेंगे। तो ऐसा सोचेंगे हम लोग कि देखो एक दूरी है हमारे पास, हाँ जी, गौर से देखना इसको, बहुत गौर से देखना। ये दूरी है, कितनी किलोमीटर की दूरी है? 160 किलोमीटर की दूरी है। यहां पर ए जो समय ले रहा था टी ए, वो बी से कितना घंटे ज्यादा ले रहा था? शुरू में 8 घंटे ज्यादा ले रहा था, 8 लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ देखो, अब हुआ ये है कि जैसे ही मैंने ए की स्पीड को दुगना किया, अब बताओ ए की स्पीड दुगना होगी तो उसी दूरी को चलने में ए आधा टाइम लेगा कि नहीं लेगा? जितना पहले ले रहा था अब उसका आधा टाइम लेगा। तो जितना टाइम ए को पहले लग रहा था, अब ए टी ए ना लेके टी ए बाई 2 टाइम लेने लगेगा, आधा लेने लगेगा उसका। इसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया जो समय है इसमें 5 घंटे की गिरावट आ गई। ए जब अपनी स्पीड को दुगना करता है तो समय पहले का आधा हो जाता है, और वो पहले का जो आधा समय है वो 5 घंटे की गिरावट है, क्योंकि 3 घंटे में ही 3 घंटे ही ज्यादा है वो बी से। इसका सिंपल सा एक सीधा सा मतलब हो गया कि ए की वैल्यू भैया 10 घंटे है शुरू में। ए शुरू में 10 घंटे लेता है इस दूरी को कवर करने में, और ए अगर शुरू में 10 घंटे लेता है तो ये बी कितना लेता होगा? 2 घंटे लेता होगा, क्योंकि ए बी से 8 घंटे ज्यादा है। तो बी की स्पीड मेरी कितनी हो गई? 160 किलोमीटर 2 घंटे, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ए की बात करें तो वो भी लिख सकता हूं, 160 10 घंटे 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपको कलम भी ना उठाना पड़े। एक्चुअली ये जो लिखा है मैंने, ये बहुत ही दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर दिखाई है और मैंने लिख दिया, लिखने की भी आवश्यकता थी नहीं इसको। ओके, तो एक इतना बड़ा सॉल्यूशन है, एक इतना बड़ा है, वो भी मैंने ज्यादा लिखा है अननेसेसरी। क्यों लिखोगे इसको? आंख में सोचो, इस सवाल को सोच लो। क्या ए की स्पीड दुगनी हुई, ए का टाइम आधा हुआ, टाइम में बी की तुलना में 5 घंटे का ही 5 घंटे का अंतर कम हो गया। यानी शुरू में जो टाइम लग रहा था वो 10 घंटे होगा, तभी उसका आधा होके वो 5 घंटे की कमी देगा मुझे। तो अगर 10 घंटे लगते हैं ए को तो 2 घंटे लगते होंगे बी को, तो बी की स्पीड कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया सभी को कि नहीं? कहिए हाँ। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमें क्लियर हो गया। तो ये जो लंबा तरीका है लगाने की आवश्यकता नहीं, छोटा तरीका लगाओ, मौज करो। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, एक आदमी कुछ दूरी कवर करता है कुछ स्पीड से, अगर वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा दे तो वो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। कितनी देर वो लेट होगा अगर वो अपनी स्पीड को 20% घटा दे? और ये दिया हुआ है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटे है। डॉली जी कह रहे 5 कैसे है? डॉली जी पहले ए बी से 8 घंटे ज्यादा ले रहा था, बाद में कह रहा है ए बी से सिर्फ 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। 5 घंटे की कमी आई ना ए और बी के समय में। वो 5 घंटे की कमी क्यों आई? क्योंकि ए की स्पीड दुगनी होने से ए अब पहले की तुलना में आधा समय ले रहा है, टी ए की जगह टी ए बाई 2 ले रहा है। तो जो अंतर कम होगा वो तो टी ए बाई 2 का अंतर कम हुआ, वही 5 घंटे, तो टी ए हमारा 10 है। चलो इस सवाल में आओ। कोई स्पीड है और उस स्पीड को आप 25% गिराते हैं। 25% गिराने का मतलब होता है 4 का 3 हो जाना स्पीड में। तो टाइम का क्या हुआ? टाइम 3 से 4 हुआ।
टाइम अगर 3 से 4 हुआ तो मैं आपसे एक सवाल पूछ बैठता हूं कि टाइम में तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, और नहीं, स्पीड बढ़ाया है तुमने, सॉरी, 25% बढ़ाने का मतलब होता है स्पीड मेरा 4 से 5 हुआ। स्पीड मैंने क्या किया बेटा, 4 से 5 किया, और 4 से 5 करने में टाइम मेरा 5 से 4 हो जाएगा। स्पीड 4 से 5 हुआ तो टाइम मेरा 5 से 4 हो जाएगा, 1 यूनिट की कमी आएगी, और ये 1 यूनिट की कमी ही 16 मिनट के बराबर है। तो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, एंड लॉट ऑफ थिंग्स का मतलब ये जो टाइम था शुरू में, ये कितना होगा, 16 पंचे 80 मिनट होगा। अब तुम कह रहे हो कि तुम अपनी स्पीड को 20% से गिरा दोगे, यानी अगर मैं 20% की बात करूं तो तुम कह रहे हो तुम्हारी स्पीड 5 से 4 होने वाली है, नया सिनारियो। और यहां टाइम मुझे पता है कि 80 मिनट का लगता है। आपको पता है यहां टाइम अगर 80 मिनट का लगता है, स्पीड तुमने 5 से 4 किया, तो टाइम तो 4 से 5 हो जाएगा, तो टाइम 1 यूनिट बढ़ेगा। बट ये 1 यूनिट निकलेगा कैसे, 4 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट 20 है, और 1 यूनिट अगर 20 है तो यहां पर आपका जो समय में बढ़ोतरी आया 1 यूनिट, वो 20 मिनट के बराबर होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर आपको ये पता हो कि भाई यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, और अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ रखा है, तो एबी रूल के बारे में भी आपको पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो घबराए नहीं, आप भी परसेंटेज पढ़ोगे तो एबी रूल सीख जाओगे। इसलिए मैं एबी रूल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कई बच्चों ने परसेंटेज भी पढ़ा नहीं है। तो एबी रूल से ना ये चीज बिना लिखे हो जाती है, तेज होती है। कैसे होती है समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये स्पीड ओरिजिनल फर्जी में दी है, इसकी जरूरत नहीं, फंसाने के लिए दिया है बस 77 लिख के कि तुम उसकी जाल में फंस जाओ। जब मुझे परसेंटेज रिडक्शन और परसेंटेज इंक्रीज दिया है, तो मुझे ओरिजिनल स्पीड की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है, जब तक कि मुझे डिस्टेंस ना निकालना हो। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तब मुझे ओरिजिनल स्पीड चाहिए, डिस्टेंस तो निकालना ही नहीं यहां पर। एबी रूल कैसे इस प्रश्न को कर पाएगा, जल्दी से देखिएगा। जैसे आप कह रहे हो कि आप पहले 25% बढ़ा रहे हो स्पीड को, ठीक, और स्पीड को आप 20% कम कर रहे हो, यही दो काम कर रहे हो ना आप। पहले आप 25% बढ़ा रहे हो, फिर आप 20% कम कर रहे हो। जब आप स्पीड को 1/4 से बढ़ाते हो, और अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तभी ये भी रूल लगता है कि स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस होता है। ये जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में ए बी रूल लगता है, ए बी पेयर बनाते हैं। ये जब +1/4 हुआ तो आपको पता है टाइम क्या हुआ, -1/5 हुआ। ये -1/5 क्वेश्चन में 16 मिनट दिया हुआ है, तो नेचुरली आप बोलोगे कि जो ओरिजिनल टाइम है, अगर किसी का 1/5 16 मिनट का रिडक्शन है, तो नेचुरली वो टाइम हमारा 80 मिनट है। अब आप जब यहां पर स्पीड को -20% कर रहे हो, यानी -1/5 कर रहे हो, तो आपका टाइम +1/4 हो जाएगा, ए बी पेयर अगेन। और 1/4 को अगर मैं 80 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू हमारी +20 मिनट के बराबर हो जाएगी। रेशियो मेथड में आप बगैर लिखे आंसर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो मेथड कैसे डिपेंडेंट है, 3 4 4 3 3 80 ऐसे करके सोचना पड़ता है। एबी रूल में बगैर लिखे क्वेश्चन निकाला जा सकता है, क्योंकि यू थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। +25% +1/4 +1/4 -1/5 -1/5 16 80, फिर देन यू विल से -1/5 +1/4 20। तो अगर आप फ्रैक्शंस में अच्छे हैं, देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल नॉट रेज द पेन। तो एबी रूल डिस्टेंस कांस्टेंट के मेथड में एप्लीकेबल है। अगर इनिशियल स्पीड मालूम है, देन एबी रूल इज जबरदस्त। तो जितने भी सवाल मैंने पीछे कराए हैं, जैसे यहां पर मैंने 5 7 7 5, यू कैन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एबी रूल इज वेल, कि ये वैल्यू +2/7 हुई, +2/5 हुई, तभी 5 से 7 हुआ 40%, +2/5 इज -2/7 विच इज 10, सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां उतना एडवांटेज नहीं है जितना एडवांटेज यहां पर है, क्योंकि यहां पर हमें 2 बार एबी रूल लगा के हम इस सवाल को मेंटली कर पाएंगे एबी रूल। तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, जहां पर कॉन्स्टेंसी आए प्रोडक्ट की, एबी रूल लगाने का प्रयास करते रहो। भावना देखिए, चीरू चीरू 800 किलोमीटर चलता है, कुछ कार से और कुछ गाड़ी से। उसे 12 घंटे लगते हैं अगर वो 320 किलोमीटर ट्रेन से चले, बाकी कार से चले। उसे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर वो 560 किलोमीटर कार से चले और बाकी ट्रेन से चले। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब देखो ये सवाल बेसिकली इक्वेशन का सवाल है। क्या सवाल है देखिएगा, आप कह रहे हो कि आप 800 किलोमीटर की दूरी चल रहे हो कार से, मान लेते मैं कार की स्पीड को x मान लू, टोटल 800 किलोमीटर है, तो 320 किलोमीटर तुम अगर ट्रेन से जाते हो, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x है और कार की स्पीड y है, या कार पहले लिखा है ट्रेन बाद में लिखा है, एनीवे मैं ट्रेन नहीं बोलता हूं इसको, ट्रेन बोलता हूं इसको, कार बोलता हूं। तो 320 बटे 320 जब आप कार से जा रहे हो, 320 आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, 320 आप ट्रेन से गए, बाकी कार से गए, 480 आप कार से गए।
ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये वैल्यू 12 घंटे आपकी। अब कह रहा है ये 20 मिनट ज्यादा लेगा, तो 20 मिनट का मतलब आपको पता है 1/3 घंटा होता है, 1/3 आवर्स। तो ये 12 + 1/3 हो जाएगा एक तरह से, 12 3 36, 37/3 में लिख सकता हूँ इसको। आप चाहो तो इसको 12 1/3 लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 37/3 यहां पर क्या कह रहा है आपसे, 560 किलोमीटर ये कार से जाए और बाकी 240 ट्रेन से जाए। ये सवाल हुआ, यस और नो? से यस, समझ गए। तो मुझे एक तरह से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यस और नो? यस, एक इक्वेशन ही तो है ये, और क्या है? या इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा कुछ नहीं है, एक इक्वेशन है। तो मुझे क्या समझने की आवश्यकता है इस सवाल में कि इस इक्वेशन को मैं जल्दी से कैसे सॉल्व करूं, ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका है जो क्लास 10 में लोग पढ़ते हैं, ओके? उसी को बस याद दिला देना है आपको। एसएससी की जनता कुछ भी नाम दे देती है, नाम के चक्कर में ना पड़ो। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है, मैं बताता हूं क्या है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को सीधे घटा दो इन दोनों को, तो क्या मिलेगा आपको? 320 में 240 घट जाएगा। 320 में अगर 240 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 80/x प्लस यहां से घटा दो तो मिलेगा -80/y। यहां भी घटा दो, -1/3 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। जब आप ऐसा लिख दोगे तो आप खुद देखो कि अगर मुझे कार की स्पीड निकालनी है, y निकालनी है, तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहूंगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं और इसमें जोड़ दूं या घटा दूं सॉरी, तो ये पार्ट कट जाएगा। तो इसको 3 से गुणा करके आप ऐसा करो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको भी 3 मान लो। इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 3 को 3 से गुणा करके घटा रहा हूं, ऐसा। वैल्यू क्या मिलेगी आपकी? 240/x, यहां 240/x कट गया, 560/y, और 560 में 240 जोड़ेगा, ये वैल्यू बनेगी 800/y बनेगी, इक्वल्स टू ये 37/3 में मैं 1 घटाऊंगा, -1 घटाऊंगा तो ये प्लस बनेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 40/3। यहां से y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तुम्हारे लिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं इसको। थोड़ा और कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहां आप लिखिए ट्रेन, यहां लिखिए कार, यहां सिर्फ डिस्टेंस लिखो, 240 320 लिखो। यहां बाई बाई नहीं लिखेंगे कुछ भी, यहां आप लिखो 320, यहां आप लिखो 480, यहां पर आप लिखो 560, यहां लिखो 240। ये क्या है? डिस्टेंसेस हैं। और यहां मैं लिखता हूं टाइम, यहां टाइम कितना है? 12, यहां टाइम है 12 1/3। अब क्या करना है आपको बेटा? आपको इनको माइनस करना है। माइनस करने पे ये दूरी कितनी होगी? 80, ये दूरी कितनी होगी? 80। समझो? और नेचुरली ये प्लस और माइनस बराबर आएंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? यहां जितना बढ़ेगा वही इतना यहां कम होगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी। क्लियर है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। भाई तुमने यहां 80 किलोमीटर बढ़ाया, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि तुमने यहां 80 कम किया, तभी तो बढ़ेगा। दोनों प्लस माइनस में इक्वल आ जाते हैं। यहां पर तुम्हारी वैल्यू -1/3 आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप बोलिए पिवट इक्वेशन। पिवट का मतलब जानते हो? अब हिंदी मतलब तो मुझे नहीं आता है, तुम लोग वोकैबुलरी शायद हिंदी में याद करते होगे, तो मैं पिवट की हिंदी देख के बताता हूं। पिवट इन हिंदी, पिवट का मैं इंग्लिश से इंग्लिश मतलब बता सकता हूं आपको, हिंदी में नहीं। पिवट का मतलब हिंदी में धुरी, ठीक है? तो ऐसे समझ लो कि ये हमारे लिए एक पिवट इक्वेशन है। आपने एक्सेल अगर यूज किया हो कभी, अब तो टाइपिंग में एक्सेल तो एक्सेल है कि नहीं है? लास्ट वाले स्टेज में हटा दिया गया उसको, है ना? उसमें पिवट इक्वेशन, पिवट टेबल बनती है। तो पिवट इज धुरी, एक्सेस, इसको बोलेंगे पिवट इक्वेशन। इतना खतरनाक नाम क्यों दिया था कि तुमको याद रहे, ठीक है? जो चीजें परेशान करती हैं वो याद रह जाती है। आप क्या करना है तुमको, अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी। अब आप इक्वेशन 2 में से, क्योंकि आपको ये निकालना है, 240 आपको दिख रहा होगा, 80 का डायरेक्ट मल्टीपल है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, इस पिवट इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा। पिवट इक्वेशन को मैंने 3 से गुणा किया, और ये जो मेरी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, माइनस किया। इक्वेशन 2 में से पिवट इक्वेशन का 3 गुना माइनस किया, 80 × 3 बना, यहां भी 80 × 3 बना, यहां × 3 बना, और फिर मैंने इसमें से इसको घटाया, 240 240 कट गए, वैल्यू 0 हो गई।
ये वैल्यू 560 बनी और 560 में 240 क्या कर रहे हो आप, घटा रहे हो जोड़ रहे हो, मतलब माइनस अगर घटाओगे तो जुड़ ही जाएगा वो, तो ये वैल्यू 800 आ जाएगी। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, वही घट के आपका 13 3 39 12 3 36 37/3 और प्लस 3/3, ये हो गया आपका 40/3। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? ट्रेन से 0 चल रहे हैं आप, कार से 800 चल रहे हैं, तो कार से 800 किलोमीटर हम 40/3 घंटे में चल रहे हैं। तो अगर तुम कार से 800 किलोमीटर 40/3 घंटे में चल रहे हो तो कार की स्पीड यहां से आ जाएगी ना 60 किलोमीटर पर आवर। 60 आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज इट। अब मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझा दूं। इट्स वेरी इजी आरती जी, अभी तो इक्वेशन मैंने गणित लिखी है, समझा दो तुमको कि ये इक्वेशन बोलने लगे, फीलिंग आ जाए इसकी। हाँ जी, फीलिंग लेनी है तुमको, ठीक है। अब देखो, जब तुमने इस इक्वेशन को घटाया तो तुम्हें पता है क्या पता चला? पता ये चला कि 80 किलोमीटर, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान सुनना, 80 किलोमीटर ट्रेन से चली गई दूरी और 80 किलोमीटर कार से चली गई दूरी में जो समय का अनुपात है, अंतर है, वो 1/3 घंटे का। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेन से तुम 80 किलोमीटर चलो और तुम कार से 80 किलोमीटर चलो, ट्रेन से 80 किलोमीटर चलने में कार की तुलना में 1/3 घंटे ज्यादा लगते हैं या कम लगते हैं? कम लगते हैं या ज्यादा लगते हैं? कार में ज्यादा लगता है, इसलिए माइनस में आया। समझ में आई बात की नहीं? कि अगर मैं ट्रेन में 80 किलोमीटर चल रहा हूं और मैं कार में 80 किलोमीटर चल रहा हूं, टाइम -1/3 है, यानी कार ज्यादा टाइम लेती है, ट्रेन कम टाइम लेती है। अब एक बात बताओ मेरे को, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं, और वो सिंपल बात मैं ये कर रहा हूं कि मैं अगर यहां से 80 यहां शिफ्ट कर दूं फॉर एग्जांपल, क्या होगा इससे? अगर मैं यहां से 80 ट्रेन का 80 कार को दे दूं तो क्या ये टाइम 1/3 से बढ़ जाएगा? यस और नो? अभी तो तुमने निकाला। अगर मैं इसका 80 यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या ये 1/3 से बढ़ेगा? यस, क्योंकि 80 किलोमीटर ट्रेन का अगर तुम कार को दे दोगे तो टाइम 1/3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसका पूरा 240 कार को दे देते हैं। जैसे ही मैंने ये किया, ये तो 800 बन गया। और अगर आपने 240 यहां ट्रांसफर कर दिया तो 80 में 1/3 का अंतर था, टाइम 1 घंटे बढ़ जाएगा बेटा। तो 12 1/3 में 1 घंटा जुड़ जाएगा, तो यही वैल्यू आपकी 40/3 हो गई। वी आर जस्ट शिफ्टिंग द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन टू द कार। So by subtracting you got this power and that you can see directly from here कि 80 1/3 बढ़ गया। तो when I'm giving, अब इसको और बढ़िया समझा देता हूं मैं। कार को जब तुमने ज्यादा दूरी दी 80 किलोमीटर, ट्रेन से 80 किलोमीटर खींच के तुमने जब कार को दिया तो 1/3 बढ़ गया टाइम, बढ़ा कि नहीं बढ़ा 1/3? तो 80 खींच के देने से 1/3 बढ़ता है, मैं कहूंगा 240 और खींच के दे दो, 3/3 और बढ़ जाएगा, सवाल ही खत्म हो गया। आपने कहा 80 खींच के इसको दिया तो 1/3 बढ़ा, हर 80 खींच के देने पे 1/3 बढ़ेगा। आपने कहा मैं 240 ही खींच के दे दूंगा, तो ये जो 12 1/3 है ना, तो 3/3 से बढ़ जाएगा। तो आपको ये मिल गया, अगर पूरा कार से चलाते हैं 800 तो ये वैल्यू कितनी हुई आपकी, वही 40/3। दिस इज नॉट बेसिकली अ वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, इट्स अ प्योर लॉजिकल थिंग, प्योर लॉजिकल। रिपीट नहीं करूंगा मैं, बिकॉज रिपीटिशन विल नॉट मेक इट क्लैरिफाइड, इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस विल मेक इट क्लैरिफाइड। गो होम, सिट डाउन विद दिस केस। मैंने क्या बोला है आप मुझे रिपीट मोड में लगा के तो 10 बार सुन ही सकते हो घर पे। मैंने जो बात बोली है बहुत लॉजिकल है, ये इक्वेशन नहीं है, ये फीलिंग है पूरी, प्रूफ है पूरा। बोल बोल के जैसे मैंने बताया ना आपको, ट्रांसफर है, डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर। जस्ट लुक एट इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली व्हाट आई एम सेइंग, एंड देन यू सॉल्व इट इन ए मैथमेटिकल वे। कोई दिक्कत नहीं है, जब एक बार समझ में आ गया फिर क्या दिक्कत है। 53वां सवाल देख लीजिए सर। पीयूष 450 किलोमीटर ऑफिस जाता है, थोड़ा बाइक से थोड़ा कार से, 520 मिनट लगेगा अगर वो 240 किलोमीटर बाइक से चला जाए बाकी कार से। उसको 540 मिनट लगेगा अगर वो 180 किलोमीटर बाइक से जाए बाकी कार से जाए। तो हो क्या रहा है बेसिकली? अब इस सवाल में कलम ना उठाएं तो चलेगा, ओरली कराता हूं इस सवाल को, जब जो समझाया लॉजिक उसके हिसाब से। देखना 450 है, यहां बोल रहा है आपसे कि 240 बाइक बाकी कार, यहाँ 180 बाइक, तो तुमने 60 किलोमीटर ट्रांसफर किया बाइक से कार, और 60 किलोमीटर ट्रांसफर करने से ये 520 मिनट 540 मिनट हो गया, यानी 60 मिनट ट्रांसफर करने से, 60 किलोमीटर बाइक से जब कार ट्रांसफर हुआ तो 20 मिनट ज्यादा लगे, तो 180 और कर दो ट्रांसफर।
तो जब आपको 540 मिनट लग रहे हैं तो 180 अभी बाइक का है और आपको पता है 60 ट्रांसफर करने में 20 मिनट ट्रांसफर हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 180 अगर और बाइक का कार को ट्रांसफर करोगे आप तो 20 दिया 60 मिनट और बढ़ जाएगा, तो ये 600 मिनट हो जाएगा। किस चीज में भैया? पूरा 450 किलोमीटर कार से चलने में। आपने बाइक को जीरो कर दिया। 600 मिनट का मतलब 10 घंटे। अगर स्पीड निकालनी है कार की तो 450 बटे 10 हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। मैंने इक्वेशन लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप पिछले सवाल को समझ गए जो मैंने समझाया अपनी बात को कि ट्रांसफर हो रहा है, यहां 240 बाइक है, यहां बाइक 180 ही बचा, तो आप बोलोगे कि यहां जो टाइम लग रहा था 520 लग रहा था, यहां टाइम 540 लग रहा है, यानी टाइम 20 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि तुमने बाइक का 60 किलोमीटर कार को दे दिया, समय बढ़ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 60 किलोमीटर जब बाइक से कार में ट्रांसफर होगा तो मेरा टाइम 20 मिनट बढ़ेगा। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 180 किलोमीटर बाइक है, बाकी कार है, 540 मिनट लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो 180 भी मैं कार को दूंगा। 60 का 3 गुना है तो 20 का 3 गुना टाइम बढ़ जाएगा। तो अब टाइम मुझे 600 मिनट लगेगा 450 किलोमीटर अगर पूरा मैं कार से चलूं। 10 से डिवाइड किया 45। बाकी यही चीज आप इक्वेशन बना के कर सकते हो, अप टू यू। ठीक है, 54वां सवाल देखिए। अगर मैं कार से जाऊं तो मैं घर 25 मिनट लेट पहुंचूंगा ऑफिस से। अगर मैं बाइक से जाऊं तो मैं घर 10 मिनट जल्दी पहुंचूंगा ऑफिस से। अगर दूरी मेरे घर और ऑफिस की 35 किलोमीटर है तो हमें बताना है कि जो डिफरेंस होगा ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड बाइक इन सेकेंड्स पर मीटर। गुड क्वेश्चन। एवरेज स्पीड्स का अंतर, वो भी रेसिप्रोकल का, तो आपको निकालना क्या है बेटा? 1/S1 माइनस 1/S2। S1 आपका कार है और S2 तुम्हारा बाइक है, ये निकालना है तुमको। अल्टीमेटली तुम्हें S1 माइनस S2 अपॉन S1 प्लस S2 करना है, S1 S2 करना है। कैसे करोगे? हाँ जी, कैसे करोगे सवाल को? अच्छा सवाल है। तो 35 किलोमीटर मुझे दूरी दी है, एक बार कह रहा है 25 मिनट लेट और एक बार कह रहा है 10 मिनट जल्दी, बट मुझे ओरिजिनल टाइम का कोई आइडिया नहीं है। तो सवाल क्या है, जरा इसको गौर से समझिएगा। सवाल आपका ये कि मान लेते हैं टाइम T लगता है, तो जब मैं जा रहा हूं कार से तो मुझे टाइम कितना लगा? T प्लस 25 लगा, यस। और जब मैं जा रहा हूं बाइक से तो मुझे टाइम कितना लगा? T माइनस 10 लगा, यस और नो? क्लियर है ये चीज? अब देखिएगा यहां आप जाओ जरा, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहां पर T मेरा नोन ही नहीं यार। तो क्वेश्चन अब इस बात का है कि T कैसे निकलेगा। समझ रहे हो आप इस सवाल को? इस सवाल को तो आप तब तक नहीं लगा सकते हो जब तक T के बारे में कुछ अनुमान आपको ना लगे। मुझे रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस निकालना है तो मुझे S1 माइनस S2 निकालना है। अगर मैं इस वैल्यू को मान लिया लिखूं 35, और देखो सवाल होने को हो जाएगा, थोड़ा सा बस हिम्मत दिखाओगे तो हो जाएगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं होगा। हिम्मत यही दिखाओ कि चलो ठीक है कुछ पता नहीं, समझ में आया, रखते हैं वैल्यू। 1/S1 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस 1/स्पीड होगा। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा T प्लस 25 बटे 35। यहां क्या लिखना है मुझे? T माइनस 10 बटे 35, और यहां से T और T कट जाएगा। हाँ जी, तो T और T कटेगा तो वैल्यू पता है क्या आएगी आपकी? 35 बटे 35, ऐसा आ रहा है। बट 35 बटे 35 तो कहीं दिया नहीं है, एक मिनट, आना भी नहीं चाहिए। क्या गड़बड़ लिख रहा हूं मैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड और कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ कार एंड बाइक। ठीक तो है, मैं एक चीज गड़बड़ लिख रहा हूं, और वो ये लिख रहा हूं कि ये 35 किलोमीटर है और ये मिनट है। तो मुझे बस करना यह है कि ये किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से गुणा करना पड़ेगा बेसिकली, और मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। T को मैंने मान लिया मिनट माना, ये मिनट है तो इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये काम और कर लो। यहाँ जो वैल्यू आपकी आई वो ठीक है, 35 बटे 35 आई है, कट गया, बट 60 बटे 1000 बचेगा ना, यही तुम्हारा आंसर देगा। ये कट गया, अब 2 से काट दो, 2 3 6, 3/50 आ गया। आंसर क्या हो गया? ए। कितना बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो नीचे किलोमीटर है बेटा, तो 1000 से गुणा किया, मीटर में कन्वर्ट हुआ। ये मिनट है, 25 मिनट में है, तो टाइम T को भी मान लो आप T मिनट,
तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए सेकंड्स पर मीटर में, सेकंड्स पर मीटर, क्योंकि स्पीड का उल्टा तुमने लिखा है तो सेकंड पर मीटर ही आएगा, इसलिए 60/1000 से गुणा करने से सीधा आपका उत्तर आएगा 3/50। ठीक है। 55वां प्रश्न देख लो। एक ड्राइवर है कार का, वो एक स्कूल बस को देखता है जो 360 मीटर दूर है उससे। 3 मिनट के बाद जो स्कूल बस है वो 600 मीटर पीछे हो जाती है कार से। कार की स्पीड दी है, कह रहा बताओ स्कूल बस की स्पीड क्या है। तो गौर से देखिएगा क्या हुआ है। तो एक कार का ड्राइवर है, वो स्कूल बस को देख रहा है कि भाई स्कूल बस 360 मीटर पीछे है, आगे है, और 3 मिनट बाद वो स्कूल बस 640 मीटर पीछे हो जाती है। आपको बस एक बात समझनी है कि ये जो 3 मिनट का पीरियड है, इस 3 मिनट के पीरियड में ये जो कार का ड्राइवर है ये कितनी दूरी चला है, ये देखो कितनी दूरी चली है इसने। पहले बस इससे 360 आगे थी, ठीक है, कार के ड्राइवर से बस 360 मीटर आगे थी, बाद में 600 मीटर पीछे हो गई। तो 3 मिनट में जो दूरी चला है ये 1000 मीटर की चली है इसने दूरी। तो मैं यहां से अगर कोई स्पीड निकालूं तो ये आएगी 1000/3 × 60 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये 6 3 18, 18 से कटेगा, 0 0 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 20 आएगा। ये जो 20 निकल के आया, राइट, ये 20 क्या आया, किसकी स्पीड आई? क्या ये रिलेटिव स्पीड है? यस, ये रिलेटिव स्पीड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये रिलेटिव स्पीड है तो ये रिलेटिव स्पीड कैसे लिखूंगा मैं? ये है एस कार माइनस एस बस की वैल्यू है, और ये 20 आ गई। कार तेज है तभी वो बस को पीछे छोड़ रही है, क्योंकि जब कार चल रही है ना यार तो बस भी चल रहा है, दोनों चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड तो माइनस होके ही आएगी। तो ये वैल्यू 20 आ गई। अब मुझे कार की स्पीड 35 दी हुई है, तो इसको आप 35 लिखो, और एस बस आएगा बराबर 20। तो यहां से बस की स्पीड कितनी आ गई? 15 आ गई। आंसर क्या हो गया? 15। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, कार और बस सेम डायरेक्शन में है ना, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घटा के मिलेगी, ऐसे समझो, इसलिए मैंने यहां घटाया। और ये वैल्यू नेट 20, ये 20 जो मैंने निकाला है रिलेटिव स्पीड है। उनके बीच की दूरी, दोनों चल रहे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस है। 56वां सवाल, ट्रेन क्रॉस कर रही है पोल को। तो ये तो बेटा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ऐसे कैसे? आते हैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ट्रेन की क्रॉसिंग करा देते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग, ठीक। अब देखो यहां पर दो चीजें आपको समझनी है। पहला, लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेंथ ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लंबाई है, जैसे ट्रेन, ठीक। ट्रेन क्या है हमारा? लेंथ ऑब्जेक्ट है। ट्रेन चलती है ना छुप छुप, और लंबी होती है, तो इसमें लेंथ है। ऐसे एक शब्द यूज होता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? ये भी एक लेंथ ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म लंबा सा होता है। आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज भी हमारा लेंथ ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ लंबाई हो। ब्रिज के बाद आपने कहा टनल, राइट। इन सब में कुछ ना कुछ लेंथ होती है, इसलिए इनको हम लेंथ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड, हमारा ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, जरा इसको समझते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लाइक खंबा, ठीक है। तो कोई भी पोल जो है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट देखो ऐसा नहीं है कि खंबा जो होता है ना, खंबा मोटा होता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इसकी बेसिकली चौड़ाई की, चौड़ाई होती है खंबे में कि नहीं होती? होती है। बट हमेशा दो लोगों के बीच में ना एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा मैंने बात भी करी थी, रिलेटिव स्पीड। अच्छा ये बताओ, मान लिया तुम्हारी हाइट 5 फीट 6 इंच की है, मान लिया, ओके। लेट्स से मैंने कहा तुम्हारी हाइट 5 फीट और 6 इंच की है, राइट। और तुम जहां रहते हो या कोई ऐसे ग्रुप में आप खड़े हो जहां पर ग्रुप में सारे लोग हैं 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 2 इंच। आप इस ग्रुप में कैसा महसूस करोगे? यू विल फील लाइक आप सबसे लंबे हो, यस और नो? अच्छा महसूस करोगे, आप तो सबसे लंबे हो, वेरी हैप्पी, हाँ जी। बट मान लिया आप किसी और दिन गए इसी हाइट के साथ, एंड लेट्स से वहां सारे लोग ऐसे हैं 5 6
5-7, 5-8, 5-9, है ना? तुम कैसा महसूस करोगे? तुम छोटा महसूस करोगे कि मेरी हाइट तो कम है। रिलेटिव एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन। तो हम बात करते हैं ह्यूमंस की, बात करते हैं पोल की, तो इनकी भी लेंथ कुछ ना कुछ होती है। चौड़ाई की बात करें अगर हम क्रॉसिंग पर्सपेक्टिव से, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस इनमें है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है इसमें। बट जब हम कंपेयर करते हैं ट्रेन से, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन पता लगा 100 मीटर की है, पोल यार, पोल है एक मोटा सा, मान लिया 5-10 सेंटीमीटर है उसका। अब 200 मीटर जो कि आपका मतलब 200 मीटर इज 20,000 सेंटीमीटर। 20,000 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 सेंटीमीटर उस 20,000 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। इसलिए हम पोल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, पर्सन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाकई में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनमें भी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, कुछ ना कुछ लंबाई है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट जब हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं जो लेट से 10,000 सेंटीमीटर की ट्रेन है, उसमें हम इसका 10 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो हमारी कैलकुलेशन पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये हम बोलेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेंथ ऑब्जेक्ट ट्रेन, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, और हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा पोल या पर्सन। क्या बात समझ में आई सभी को? नाउ अगेन देयर आर टू कंडीशंस। ये जो लेंथ ऑब्जेक्ट हैं, ये जो लेंथ ऑब्जेक्ट हैं, राइट, ये आपके स्टैटिक भी हो सकते हैं और ये आपके मूविंग भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहां आऊं तो ट्रेन क्या होता है? ट्रेन मूव कर सकती है, इसको हम बोलते हैं मूविंग लेंथ ऑब्जेक्ट। खड़ी भी हो सकती है बट ये मूव करने की क्षमता रखती है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? स्टैटिक होता है, रेस्ट पे होता है, प्लेटफॉर्म नहीं चलता है। ब्रिज स्टैटिक होता है। टनल क्या होता है? स्टैटिक होता है। ट्रेन चलती है, मैं ट्रेन क्यों, बस भी बोल सकता हूं, बस से बस की क्रॉसिंग भी कराई जा सकती है, बस भी हमारा मूविंग लेंथ ऑब्जेक्ट है। पोल और पर्सन क्या है? तो लेंथ ऑब्जेक्ट हमारे स्टैटिक, मूविंग सब हो सकते हैं, एग्जांपल यहां है। ऐसे ही जो हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं वो भी स्टैटिक और मूविंग दोनों हो सकते हैं। भाई एक आदमी खड़ा भी हो सकता है। एक पोल, पोल तो यूजुअली खड़ा ही होगा, तो पोल यूजुअली स्टैटिक है, पर्सन यूजुअली मूविंग है, बट ये भी खड़ा हो सकता है ना चल रहा हो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हमारे स्टैटिक और मूविंग दोनों हो सकते हैं। अब कहानी क्या है इस पूरे क्रॉसिंग की? पूरे क्रॉसिंग की जो 4 सिनारियोज है मैं बताता हूं आपको क्या है। 4 सिनारियो की क्रॉसिंग होती है, ठीक है? देखना ध्यान से। एक हमारा लेंथ ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग है, मूविंग लेंथ ऑब्जेक्ट। एलएम का मतलब क्या है? लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग। ये हमारा क्रॉस करेगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो कि स्टैटिक है। देखना, एल इज लेंथ, एम इज मूविंग। मैं यहां लिख रहा हूं P इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, L इज लेंथ ऑब्जेक्ट और S इज स्टैटिक। ठीक है? जो मैं लिख रहा हूं, लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज क्रॉसिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन क्रॉसिंग पोल, ट्रेन क्रॉसिंग पोल। ठीक है? फिर मैं कहूंगा लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज क्रॉसिंग ए लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज स्टैटिक। तो ये केस बनेगा आपका ट्रेन क्रॉसिंग, लेंथ ऑब्जेक्ट है तो प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, या दूसरी ट्रेन जो खड़ी हो, ट्रेन विच इज स्टैटिक, खड़ी हुई ट्रेन, अदर ट्रेन, बट वो ट्रेन खड़ी हो, तो मैंने लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज स्टैटिक। लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज क्रॉसिंग। तो LMPS हो गया, LMLS हो गया, और LMLM भी हो सकता है। लेंथ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज क्रॉसिंग अनदर लेंथ ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। ओके? तो मैं कहूंगा ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर मूविंग ट्रेन, स्टैटिक नहीं है ट्रेन। ठीक? देन मैं आपसे एक सवाल और कर सकता हूं कि एक मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जो कि मूविंग होगा और वो क्रॉस करेगा एक लेंथ ऑब्जेक्ट को, वो भी मूविंग है। हम इसको ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिखें, इट इज सेम एज एक लेंथ ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है और वो क्रॉस करे हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो कि मूविंग हो। क्या इसके अलावा तुम कोई भी कंडीशन मुझे बता सकते हो क्रॉसिंग में? नहीं बता पाओगे आप। यू कैन नॉट टेल मी एनी अदर कंडीशन अदर देन दिस।
तो लेंथ ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है वो क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि स्टैटिक है, लेंथ ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है वो क्रॉस कर रहा है एक लेंथ ऑब्जेक्ट जो कि स्टैटिक है, लेंथ ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग है वो क्रॉस कर रहा है एक लेंथ ऑब्जेक्ट को जो कि वो मूविंग है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मूविंग है वो क्रॉस कर रहा है एक लेंथ ऑब्जेक्ट को जो कि मूविंग है। और there is one more condition that we can mention although कि point object which is moving is crossing length object which is static, a person crossing a platform, yes possible, length object is static है, person एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, पर्सन एक खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, एक पर्सन जो कि चल रहा है वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, टनल को क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर पॉसिबल। तो अब इसके बारे में आगे की जो चर्चा है क्रॉसिंग में, ये हम करेंगे कल कि क्रॉसिंग क्या होती है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द क्रॉसिंग, अब मुझे पता है फॉर्मूले शायद जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको याद होगा, बट मुझे फॉर्मूले के बजाय आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है क्रॉसिंग क्या होती है। आगे ही बचा है बस खाली। जैसे हम क्रॉसिंग समझ गए क्रॉसिंग क्या होती है, आप सारे फॉर्मूले भड़बड़ भड़बड़ खुद ही लिख दोगे, कोई फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब खुद से लिख दोगे। क्योंकि जब दोनों मूव करेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल करना है। जब एक ही मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं, एक ही चल रहा है तो एक स्पीड, वही रिलेटिव वेलोसिटी है, एक ही चल रहा है। दोनों चलेंगे तो बस हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स इज टू बी डन। क्लास एक्सरसाइज बेटा मैं ऑलरेडी अपडेट सेक्शन में अपडेट कर चुका हूं इसका, इट्स ऑलरेडी अपडेटेड। तो प्लीज कल थोड़ा ओपन माइंड से आइएगा, ओपन माइंड से आइएगा प्लीज, सो दैट आप चीजों को ठीक से समझ पाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पोस्ट किए हैं जनरल, वो देख लेता हूं। रिकॉर्डेड क्लासेस में आप मिक्सचर पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट लेक्चर ऑफ मिक्सचर एंड रिलेशन इज नॉट शोइंग एंड रिटन दैट क्लास कैंसिल। क्लास बेटा कैंसिल नहीं हुई थी, ये हुआ ये था कि मिक्सचर और रिलेशन की लास्ट क्लास जो थी वो कुछ सर्वर में इश्यू था, उसकी वजह से वो क्लास रिकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले नहीं हुई, पढ़ाया था मैंने। तो ये क्लास रिट्रीव नहीं हो पाई है, इसको फिर से लेंगे, अगेन लेंगे, दोबारा लेंगे, ठीक है, बट टीएसडी के बाद लेंगे। तो एक क्लास अलग से करवा के इसको फिर से करना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी हो चुकी है एक बार, बट फिर से करना पड़ेगा। हाँ जी मोहित जी करें, मैंने एवरेज डन कर लिया है पर आगे रेशियो का शीट एंड क्लास एक्सरसाइज अपलोड नहीं है, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन कॉपी करने में सर, कम से कम क्लास एक्सरसाइज डलवा दीजिए। मैं देखना पड़ेगा मोहित कि ये अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, देख लेंगे एक बार। ऐसा नहीं हो सकता क्लास एक्सरसाइज अपलोड ना हुआ हो, मे बी आपको मिल नहीं रहा होगा, एक बार चेक करवा लूंगा मैं फिर भी, ठीक है, डोंट वरी। ओके, कोई और डाउट है एक छोटा सा किसी का? खान साहब का, क्या करो खान साहब, प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट, क्या डाउट है जरा बताइए। इसमें डाउट कहां पर है आपको? देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये काम मैंने पहले भी किया है कई बार, कई सवालों में किया है पीछे। स्पीड 9 निकाली जब, उसके बाद ही डाउट शायद होगा आपको, ये तो एक्सप्रेशन लगा दिया है। मैंने कहा जब स्पीड शुरू में 9 है और बाद में आपने 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा ली तो 12 हो गई। स्पीड 9 से 12 होती है तो स्पीड का अनुपात 3 से 4 हो गया, 3 त्रिका 9 3 चौके 12। सेम डिस्टेंस में स्पीड रेशियो का उल्टा टाइम रेशियो होता है, तो 4:3 बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 4:3 बनाने के बाद मैंने ये बोला आपसे कि समय में 1 यूनिट की कमी आई, पर क्वेश्चन देखो यहाँ 20 मिनट कम लग रहा था, यहाँ 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो कोई समय है उससे पहले आपको 20 मिनट कम लग रहे थे, अब आपको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां इस केस से इस केस में टोटल 30 मिनट का फर्क है। यही मैं कह रहा हूं, इसका अंतर 1 यूनिट है और 1 यूनिट हमारा 30 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट अगर 30 मिनट के बराबर है तो मैंने ये बोला कि आप ये निकाल लो कि भैया ये लेट से 4 यूनिट किसके बराबर है, ठीक है। तो 4 यूनिट आपका किसके बराबर आया? अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने पहले ले लिया क्या इसको? 1 मिनट, हाँ वही तो कर रहे हो आपने, स्क्रीनशॉट पहले ले लिया, डाउट पहले डाल दिया, बाद में इसको मैंने करेक्ट करवा दिया था। यहां सिर्फ 20 ही लिखना है हमें, क्योंकि 20 मिनट लेस हो रहा है, तो 1 यूनिट 20 मिनट होती है, 3 यूनिट 60 मिनट होती है, तो 12 × 60 12 किलोमीटर हो जाता है। ये तो करेक्ट करा दिया था, बाद में आपने गलत टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, ओके, रॉन्ग टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया आपने। हाँ जी, चलिए एक सवाल और है, देख लेते हैं। 150 वर्कर्स एक काम को फिनिश करने में लगे हैं, 4 वर्कर दूसरे दिन, 4 वर्कर अगले दिन ड्रॉप होते जाते हैं, इसकी वजह से 8 दिन ज्यादा लगते हैं इस काम को फिनिश करने में। नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वाज कंप्लीटेड, ये बताना है आपको। सवाल हमने किया हुआ है बेटा थियरी में, खैर कोई बात नहीं, मतलब क्वेश्चन में किया हुआ है। 150 वर्कर मान लिया कि x दिनों में काम खत्म करते हैं, 150 x यूनिट का काम हो गया, ऑलराइट। अब ये कह रहा है कि x + 8 दिन लग जाएंगे अगर हर दिन 4 वर्कर्स ड्रॉप करें। तो पहले दिन 150 करेंगे, अगले दिन हमारे 146 ही करेंगे, ऐसे करके ये काम x + 8 दिनों में पूरा होगा।
अब आपको यहां पर लगाना पड़ेगा एपी का फॉर्मूला कि 150x की वैल्यू, ये सम का जो फॉर्मूला होता है ना एपी के सम का, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a हमारा पहला टर्म होता है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो n बाई 2 हमारा बनेगा x प्लस 8/2। यहां है मेरा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म है आपका 2 इंटू 150, ये पहला टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस 8 है, x प्लस 8 में एक घटाओगे x प्लस 7 बचेगा, और यहां लिखो -4। यहां से x आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और x को सॉल्व कर लो आप। इसके आगे काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसका यही एक तरीका है, क्योंकि अगर आप वैल्यू उठा उठा के ऑप्शन में रखने लगे तो वो भी कम टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको पता तो है नहीं पहले से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें भी समय बहुत जाएगा। ओके, हाँ जी, क्लियर। चलो नितिन यार, सॉरी मैं आपका डाउट शायद मिस कर जा रहा हूं, कल आपका डाउट अच्छे समझा दूंगा, पक्का, डन, 100%, बुरा मत मानो, ठीक है, कल करवा दूंगा। अभी इसको समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम बचा नहीं है, कल करवा देंगे। क्लास एक्सरसाइज क्या सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों को ही मिलेगी, फाउंडेशन वालों को भी नहीं? क्यों नहीं मिलेगी राजपूत जी, आपको नहीं मिल रही है क्या? मैं चेक करवाता हूँ इसको क्या इशू है। जिन्होंने इंडिविजुअल कोर्स लिया उनको क्यों नहीं मिलेगी क्लास एक्सरसाइज? जरूर मिलेगी, ठीक है, तो इसको मैं चेक करवा लूंगा। ऑलराइट, तो आपका डाउट जो है नितिन, ये वाला, ये मैं कल करवा दूंगा बेटा, याद से, परेशान ना हो, सॉरी अगर आपका मिस किया मैंने डाउट, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, बाय, थैंक यू।